बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर व आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? यकीनन आप अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। कल भी फ्राइडे था और तमाम बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्राइडे का उनका ऑफ होता है, वो फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ का जो है वो फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है और संडे भी। तो जनाब 3 छुट्टियां जो है वो एंजॉय करते हैं और हम यहाँ पर सैटरडे पे आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आपके साथ के काफ़ी हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे चिट चैट भी होगी, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अपने नाजरीन को बता दूं कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बार बार यही बात करती हूँ कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, उस लिहाज से आपने अपने बच्चों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जनाब अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो आपने गुजारनी है। खुश रहना सीखें, लोगों के बारे में अच्छा बोलें। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी अच्छी जो है वो वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी सोच जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेके जाती है। तो अपनी सोच को, अपने आप को खुश रखें। और इसके साथ ही आपको बता दूं, ये जो बड़ा मैंने खूबसूरत और स्टाइलिश सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग लिबास का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आज बहुत ही खूबसूरत कलर। आपको पता है कि समर में भी जो है कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डार्क कलर्स जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कि मुझे डार्क कलर्स जो हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं डार्क कलर्स जो है वो ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो उनकी बुटीक पर आप जाएँ, मिकाल प्लाजा में उनकी बुटीक है, वहाँ जाएँ, विजिट करें, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करें और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं जी वो हैं जी डॉक्टर एहतशाम खालिद साहब, जो कि न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एजाज जंजुआ साहब, जो कि चेयरमैन PHA हैं और साबिक डिविजनल सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ जी ये लगाना भूल गई मैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज इनसे बहुत सारी बातें होंगी, तहरीक इंसाफ से रिलेटेड भी, कुछ जलसों के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनसे उनके जो दिमागी मसाइल आजकल हो रहे हैं, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और एंजाइटी और डिप्रेशन ये भी आजकल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। तो पहले हम इनसे लाजमी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह के कुर्ब को पाए, यानी आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका एक नुस्खा हमें बताया है, एक वजीफ़ा हमें बताया है। वो नुस्खा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो भी अखलाक में अच्छा होगा, जिसके अखलाक जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उसे क़यामत के दिन मेरा कुर्ब अता किया जाएगा, वो मेरे नज़दीक होगा। यानी गोया कि अब हम में जो मुसाबकत है, यानी जो कंपटीशन है, अब इस बात में होना चाहिए कि हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं। इसलिए कि अगर हम अखलाक अच्छे करने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे क़यामत के दिन आखिरत में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि महबूब तरीन शख्स, यानी पसंदीदा तरीन, क़यामत में वो शख्स होगा और दुनिया में भी वो शख्स होगा, यानी मेरे लिए, कि जिसके अखलाक और जिसका किरदार अच्छा होगा। तो जब अखलाक अच्छा होगा तो अखलाक से मुराद ये कि आदतें, हमारे अतवार, हमारे तौर तरीके, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ये जब अच्छा होगा तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब भी बन जाएंगे और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरत में कुर्बत भी हासिल कर लेंगे। जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि ज़ाहिर सी बात है कि जब तक हम अपने अच्छे इखलाक की तरफ नहीं जाएंगे, हम किरदार की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके सबसे ज़्यादा इखलाक बेहतर है। तो अपने इखलाक को बेहतर बनाएं
और खुशियाँ बांटे, है ना, हंस ये जो इस टाइम हमारे इस टाइम जो है फ्रस्ट्रेशन का सबका चल रहा है टाइम, बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, हैप्पी नहीं है, अपनी लाइफ से बड़े मायूस हो चुके हुए हैं। तो इस टाइम बड़ी ज़रूरत है अच्छे अखलाक की, प्यार की, मोहब्बत की, मुस्कुराहटों की। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे जानते हैं ना, हम बात कर रहे थे कि आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना पूरी होना, आप जागते रहना, उससे आपकी जो है दिमाग की जो है वो कुव्वत वो कम हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नींद के मसाइल बहुत कॉमन हैं और उस पे बात इतनी नहीं होती, और उसको इवेलुएट करना और देखना, उसके स्पेशलाइज्ड लोग भी काफ़ी कम हैं पाकिस्तान में। जैसे आपने बताया, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो या बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो, सो ये सब चीज़ें आपकी नींद को अफेक्ट करती हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में हों, छोटे हों, बड़े हों। और जैसे अब गर्मी ज़्यादा है और अगर टेम्परेचर अच्छा नहीं है, या अगर खुदा न खास्ता लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है और आपकी नींद बार बार इंटरप्ट हो रही है, तो नेचुरली अगले दिन आप डिप्रेस भी होंगे, आप गुस्से में भी होंगे। तो माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे इखलाक अच्छे हों, हम अच्छे तौर से बात करें, अच्छे तरीके से बिहेव करें। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसको एक विशियस सर्कल नहीं बना दें, कि अगर एक शख्स ने आपके साथ मिसबिहेव किया तो आप उसको वैसे ही आगे मिसबिहेव किसी और से करें, तो वो फिर अदरवाइज एक सर्कल बन जाता। क्योंकि हो सकता है वो शख्स रात को सही तरह सोया नहीं, कोई घर में बीमार था, कोई भी वजह हो सकती है। तो नींद का मामला जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं। बाज़ का सर दर्द जो बड़ा कॉमन है न्यूरोलॉजिकल आजकल बहुत ज़्यादा है सर दर्द, और उसके लिए भी ज़्यादा जो मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, एक गर्मियों का मौसम है तो पानी ज़्यादा पीजिए, उससे आपके हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर होगा, नींद बेहतर होगी, सर दर्द भी कम होता है। सो पहले तो रमज़ान था तो थोड़ा सा मुश्किल था, तो मेरे ख्याल में रमज़ान के बाद आप एक तो एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं शुरू करें, रूटीन चेंज हो जाती है। दूसरा ये कि पानी ज़्यादा पीजिए, कोशिश करें कि पानी की बोतल साथ रखें, पानी पीते रहें साथ साथ। और सादा पानी नहीं पीजिए, या जो हमारे कंपनी जूसेस होते हैं उनमें ऐसा जो वाटर कंटेंट तो होता है लेकिन उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो वो नहीं यूज़ करें। मैं कहता हूँ कि स्कंजमीन बहुत अच्छी है, लेकिन लीमू आपको पता है बहुत महंगा है। अच्छा, लीमू तो वाकई ऐसा लगता है महंगाई तो बहुत अरूज पे चली गई ना, अब तो हम लीमू को भी तरस गए हैं। तो आप ORS का साशे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नमक या कोई और आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे और फ्रूट्स आए हैं, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट साउथ पंजाब एरिया में या पाकिस्तान में फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तो फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आपकी नींद भी बेहतर होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में इन जनरल आपको हेल्प करती हैं। एक और बड़ा कॉमन मसला जो हम देखते हैं वो है सेल फ़ोन का यूज़, बच्चों में भी बड़ों में भी। स्क्रीन टाइम, आप अगर बच्चे अब बड़े एडिक्टेड भी हो गए हैं कोविड के बाद से, अभी भी ये मसला चल रहा है, तो उसमें आप उनको पहले तो शिफ्ट करें कि बड़ी स्क्रीन पे देखें, ठीक है, छोटी स्क्रीन से, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइम कम करने की कोशिश करें। बच्चों में भी एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह देखने को मिलता है। आज भी मैंने एक मरीज़ देखा, तो उनको पहले से ये देखना कि ऐसा हो क्यों रहा है, कोई फैमिली सिचुएशन तो नहीं, हाँ कोई फैमिली सिचुएशन ऐसी तो नहीं है, कोई स्कूल सिचुएशन ऐसी तो नहीं है, तो उन चीज़ों को एवेलुएट करके अकॉर्डिंगली गाइड करें। इवन मेरी बेटी ने आज मुझे ये कहा कि बाबा मैं आज स्कूल नहीं जाना क्योंकि कल मेरे सर में बहुत दर्द रहा, अब वो गर्मी की वजह से था या किसी भी वजह से। ये भी बड़ी रीज़न है, बच्चे जो है ना वो फ़ौरन एक तो सेंसिटिव होते हैं, बच्चों का ये मसला है, और फिर कोई थोड़ी सी भी बात हो, चीज़ हो, सर में पेन जो है आजकल बच्चों के पढ़ाई के बर्डन की वजह से भी होता है। गर्मी है, गर्मी तो वैसे शदीद बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम, हमारा जो टेम्परेचर है वो तो ऐसे लगता है ऐसे कभी 60 पे तो नहीं चला जाएगा सर? पहले हमारी उम्र में बच्चों को लगता था, पता ही नहीं होता था हमें सर में दर्द क्या होता है। अब मेरे नवासे आते हैं, नवासी आती है तो वो कहती बाबा नाना वो मेरे सर में दर्द है, मेरे टांगों में दर्द। मैं हैरान होता हूँ, इस उम्र में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अभी मेरी छोटी बहन भी बीमार हुई भी तो उसको भी यही होता है, वो फौरन आती है अभी मेरे सर में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है। कहते हैं यार अभी से तुम लोगों का ये हाल है तो आगे क्या करोगे? एक चीज़ बड़ा जो मैंने खासतौर पर पाकिस्तान आने के बाद नोट की, विटामिन D डेफिशिएंसी। उसकी सादा सी मिसाल है, हमारे पूरे घर को थी
अच्छा। अभी सबका चेक करवाया। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले प्रॉपर एवेलुएशन करवा के अगर विटामिन डी लो है या कोई और ऐसी वजह है या डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है, तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें नींद तो अफेक्ट होगी ही, लेकिन आपकी जनरल वेलबींग या पेन कंडीशन हो सकती है और उसकी वजह से नेचुरली आपकी नींद अफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें मजीद विटामिन डी में कुछ चीजें थोड़ी सी आम बता दें भी, क्या क्या चीज फ्रूट्स में है या किसी चीज में बंदा आम से ले ले, जरूरी नहीं मेडिसिन पे जाए? जी ज़रूर। एक्चुअली अगर तो डेफिशिएंट हैं फिर तो उनको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर डेफिशिएंट नहीं है और आप मेंटेन करना चाहते हैं तो अंडे की जर्दी में होता है, ठीक है, दूध में होता है। वो अंडा मना करते हैं भी जर्दी निकाल दें, सिर्फ सफेदी का। अच्छा ये सर ऐसे डाइट में ये बड़े मसाइल हैं। डाइट प्लान में ये होता है मोस्टली। अमेरिका में कहते हैं कि जी 3 चीज़ें, एक चॉकलेट, एक कॉफ़ी और एक ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे कभी कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। एक साल या 10 साल में एक गाइडलाइंस आती हैं एक्सक्यूज मी, अगले 10 साल में डिफरेंट गाइडलाइंस आती हैं फिर। तो पहले यही कहते थे कि जी अंडे की जर्दी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं कि आप मॉडरेट, वही जो इस्लामी तरीका है कि म्याना रवि इख्तियार करें। हाँ, हर चीज़ में जो है आपके। लेकिन ये जो हमारे फॉर्मुलेटेड या मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, पाउडर्ड मिल्क है या दूसरा भी दूध, उसमें विटामिन डी डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें अच्छा विटामिन डी अवेलेबल होगा। तो उसमें यही है कि आप रेगुलर मिल्क यूज़ करें। अब उसमें हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो फिर अलग डिस्कशन है। बिल्कुल, इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ जो है इजाज़ साहब मौजूद हैं, तो इनसे आज जान लेते हैं सियासी सूरत हाल जो इस टाइम चल रही है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहले तो मैं उसी तरफ आ जाता हूँ जिस तरह आपने सवाल किया डॉक्टर साहब से। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने कोशिश की, पब्लिक मुल्तान के शहर की हद तक कोशिश की कि जो हम कोविड के दिनों में या जो मौसमी मसाइल हैं, जो और मसाइल हैं, उसको कम करने के लिए हमने मुल्तान में ज़िलाई इंतज़ामिया से मिलकर कि जश्न बहारा का बहुत बड़ा प्रोग्राम मुल्तान में बनाया था और वो 2 दिन चलता रहा और फूलों की नुमाइश हमने हर पार्क में लगाई ताकि जब सुबह लोग जाएं तो उसमें। पिछले प्रोग्राम में भी मैं कह के गया था, डॉक्टर साहब भी खुशकिस्मती से उस वक्त भी साथ थे कि लोगों को सुबह नमाज के बाद पार्कों में जाना चाहिए, फैमिलीज को जाना चाहिए। अब काफी सारी जब नेचर के करीब होते हैं डिप्रेशन से नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा आप सुबह जब उठने का एक आदत डालेंगे और पार्कों में जाएंगे तो मेरे ख्याल में रात को नींद ज्यादा आएगी। ग्रीनरी आपको अट्रैक्ट करती है। और दूसरी बात मैंने ये भी सुनी है कि बाहर के डॉक्टर्स तो आपको अब नींद की दवाई नहीं देते, वो कहते हैं आप वॉक कर लें, इतने कदम ज्यादा चल लें, 15 मिनट की वॉक कर लें, 30 मिनट की वॉक कर लें। एक तो वॉक और आपकी एक्सरसाइज बड़ी मस्ट है सेहत के लिए। दूसरा आपकी नींद की अगर मेडिसिन की बगैर वो कर लेंगे तो वो मेरे क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? ये मेरे ख्याल में इसको उन्होंने रेगुलर किया हुआ है, मैं इस हवाले से कहना चाहता था। और दूसरा पीएचए ने कोशिश की है मुल्तान में लोगों में खुशियां बांटने की, लोगों के लिए सुकून और अपना राहत के लिए, उनकी आंखों को ठंडक के लिए पूरे ग्रीन बेल्ट्स को ठीक किया है, पार्कों को ठीक किया है और बड़ी साइज के दरख्त लगाए हैं जो इस वक्त भी मैं देखता हूँ लोग साए में बैठते हो तो दिल को एक राहत से सुकून सा मिलता है कि हम जिस तरह तेजी से दरख्त काटे जा रहे थे। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है वो एक खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि एक तो जानवरों के लिए भी बड़ा वो था कि भी नुकसान के उनको साया नहीं मुयसर था। एक गाड़ी दरख्त लगा हुआ है ना, मैं देखता हूँ सब लोग वहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी उसके नीचे खड़ी करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपकी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी करने लगा हूँ ना, अब साया नजर नहीं आ रहा था, भाई साया हो तो थोड़ा सा दरख्त हो जाए। तो बड़े जरूरी है, इस पे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा आपने सियासी वाले से बात की, वो तो मेरे ख्याल में खान साहब ने एक पाकिस्तान का 70 साल ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। अब जिस शहर में छोटे से छोटे शहर में भी जा रहे हैं तो वो इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी लाइफ में किया, वो खुद उस इलाके के लोग, उस शहर के लोग कहते हैं कि शायद हमारी तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो लोगों को खान साहब ने जो बयानिया आया, लोगों ने बात की, पहले तो उसको झूठा करार दिया, सारे उस पर इल्जामात लगाए, जेली खाता है, जेली फनान है। जब अपना आपकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी उसको एग्री किया गया, बिल लेटर तो आया था, धमकी भी आई थी। अब उसको साजिश कहें, जो मर्जी कहें, अलग कहें, अगर किसी की हुकूमत चेंज करने के लिए दूसरा मुल्क इंटरप्ट कर रहा है, जिसको साजिश नहीं कहेंगे। अगर वो दूसरे हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उस रजीम को चेंज करने में, तो उसको साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस बात को हम छोड़ देते हैं। अब फिर अमेरिका के अपने टीवी पे बैठ के उन लोगों ने खुद कहा कि हमने हुकूमत चेंज की है, हमने ये सब कुछ किया है। देखें, अपने मुल्क के लिए अब इंडिया की जब बात करते हैं खान साहब, तो लोगों ने बड़ी वावेला किया कि उसने उसका जो वजारत खारजा का उसने कहा भी उनकी खारजा पॉलिसी हमसे बेहतर इसलिए है कि वो अमेरिका के दोस्त हैं।
रशिया से आप तेल भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। अब जो खान साहब ने कहा कि हमने रशिया अगर गए थे तो हमने उनको कहा था कि आप हमारे इसने हालात ठीक नहीं है, अब हमें उन्होंने एग्री किया भाई 30% डाउन पे हम आपको तेल, गैस और गंदम देंगे। तो किसको फायदा होना था? पाकिस्तान को फायदा होना था। और मेरे ख्याल में खान साहब ने 70 साल रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपके जो टैक्सेस वसूल किए वो 3-4 गुना पिछली अपना इससे बेहतर है। और किस पे खर्च होने थे? अवाम पे खर्च होने थे। और उसने खान साहब ने रिलीफ भी दिया, जिसमें हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा एक है, और जिन लोगों ने उसको यूज किया उनको अंदाजा है, जो गरीब आदमी एक ऑपरेशन का मसला, ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद आप एहसास प्रोग्राम उसने शुरू किया है, नौजवान प्रोग्राम उसने शुरू किया है, उसके बाद आपका एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट्स को उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने उन लोगों को, करप्ट लोगों को निकाला जो 17वें 18वें ग्रेड के लोग भी उसमें से पैसे ले रहे थे, मतलब यतीमों का माल, मस्कीनों का माल वो लोग भी ले रहे थे। अब इसमें उन लोगों को तकलीफ हुई जिन लोगों ने इसको चेंज करने में हमारे गद्दार वतन जो है ना उसके अंदर शामिल हो गए। तो ये सियासत तो अपनी जगह पे खान साहब, और खान साहब के साथ पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर साथ दिया, और हर कोने खुदरे से लोग निकले। मैं खुद उस दिन 9 नंबर चुंगी पे खड़ा था, एक फैमिली पर्दा के साथ थी। उन्होंने कहा जी हम खान साहब के साथ नहीं है, ना पहले थे ना वोट दिया है, बुरके और पर्दे किए हुए वो नारे लगा रहे खान साहब के हक में। उन्होंने उसने पाकिस्तान की इज्जत एहतराम के लिए वो खड़ा हुआ है शख्स, अपनी उसने ठोकर मारी है। जो लोग गद्दारी करके आपको सिंध हाउस में बैठ के जिस तरह उनको पेमेंटें दी गई और उसमें अमेरिका ने पूरी इन्वॉल्वमेंट की और यहाँ से पैसे डॉलरों में आए और उसको चेंज किया, जिस तरह अमेरिकन सफीर ने एक एक घर में जाके, मुल्तान में भी उसने कोई कोना कुदरा नहीं छोड़ा था जिसको जाके वो ना मिला हो। तो इन्होंने एक माहौल बना के इस हुकूमत को चलता इसलिए किया कि वो डिक्टेशन लेने के लिए खान तैयार नहीं था। जिस तरह भी वो दूसरी मुल्कों में जाता है, कोई प्राइवेट उसका विजिट है नहीं 3.5 साल में खान साहब का। खान साहब के विजिट के आप अखराजात और इन लोगों के अखराजात आप मिलाएं, आसमान और जमीन का फर्क है। उसका एक भी प्राइवेट विजिट नहीं है, इनके 40-40 विजिट है, प्राइवेट विजिट है। तो इस देखा कौम देखती है। कौम आपके पास अगर टीवी पे आप पाबंदियां लगा देंगे तो ये जो सोशल मीडिया का एक है उस पे कोई चीज रुकी। अच्छा सर, वैसे अभी सोशल मीडिया पे भी अभी बयान तो आया था मरियम औरंगजेब से का कि सोशल मीडिया पे भी अब हम नजर रखेंगे, और वो अपने ऊपर नजर रख ले। अपनी जो उसने वीडियो लोगों की बनाई है ब्लैकमेल करने के लिए, उसने तो खुद रात के एक प्रोग्राम में मैं ARY पे देख रहा था, उसने खुद कहा है कि सबकी वीडियो मेरे पास है, सबके मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो तो खातून लगी इसी काम के लिए। तो अल्लाह से डरें। अल्लाह भी एक वीडियो बनाता है और वो हर चीज एक एक चीज का बताएगा कि आपने हाथ की क्या काम किया, आपने आंखों ने क्या काम किया, आपके कदमों ने क्या काम किया, एक वीडियो ऊपर। अच्छा सर, वैसे जो इस टाइम सियासी सूरत हाल बन चुकी हुई है, एक घन चक्कर सा बन चुका हुआ है हर। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कुछ अच्छे काम भी किए, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया इक़्तिदार में जब वो थे। तो बात ये थी कि चीजों को एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करने की बजाय अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मतलब उनके बुरे कामों की लिस्ट बता दे, चलो अच्छे काम तो छोड़ दे आप। सर मैं तो इस गहराई में जाना नहीं चाहती, मैं जहां बैठी हुई हूँ तो मेरा तो एक थोड़ा सा है कि हम उस टॉपिक पे इतनी गहराई में जा नहीं सकते। आप लोग तो बोल सकते हैं, जाहिर बात है। इमरान खान साहब के अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने जब भी अच्छा काम किया और जहां पे भी उन्होंने समझा कि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस चीज़ को तो हम हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं। अभी जो एकदम से चीज़ें उलझनों का शिकार बन गई, एकदम से अफरा तफरी मच गई, और ऐसे एक ये नहीं होता कि इक़्तिदार सिर्फ हुकूमत या जो अपोजिशन है उनके दरमियान में, एक किस्म का ये पूरी कौम हिली है, ऐसे ही है ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हर चीज स्क्रीन पे एक नजर आ रही है, हर बंदे को, अंधे को भी नजर आ रहा है कि एक आप केस कर रहे हैं 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है दोनों बाप बेटे पे, वो एक फर्द जुर्म नहीं आयद हो रही। तो आप मरियम के पासपोर्ट के लिए 3-3, 4-4 बेंच बना रहे हैं, एक ही दिन में बना रहे हैं। ये चीज तो अवाम भी देख रही है। आप अवाम की आंखों में बट्टी नहीं बांध सकते। तकलीफ होती है। ये 2 इदारे ऐसे थे, 2 पिलर ऐसे थे जो मुल्क की सतून थे और मुल्क इस पे खड़ा था, फौज और अदलिया। आप इसको डिमोरलाइज करेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अल्लाह मेरे मुंह में खाक नहीं, इंशाल्लाह होगा। ये एक रमजान शरीफ में 27 रमजान को बना था, ये क़यामत तक रहेगा। अभी डॉक्टर साहब से यही बात हो रही थी। लेकिन हमारे जो एक रात को एक बड़ा अच्छा मैंने एक देखा
कि हमारी जो मिलिट्री को, हमारी फौज को, जो दुनिया की फौज है, उसको डिमोरलाइज करने के लिए अमेरिका ने सारा रचाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारी फौज इतनी ताकतवर हो। और इस्लामी दुनिया के एक हम एटमी कुव्वत भी है, इस्लामी वाहिद इस्लामी मुल्क है हमारा मुल्क, उसको डिमोरलाइज करने के लिए लगे हुए। और खान साहब पहले के लिए कहते हैं कि मैं अहमियत नहीं रखता, पाकिस्तानी फौज अहमियत रखती है, वरना आपका कब का इराक या आपका दूसरे मुल्कों की तरह जो इस्लामी मुल्कों में इसने अमेरिका ने जाके किया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा सोने की चिड़ियां थी वो मुल्क। अब उसमें कुवैत में देखें इनका कब्जा है, सऊदी अरब पे इनका कब्जा था, वो तो माशाल्लाह आराम से अब छुड़वा रहे हैं कब्जा अपना। वो तो फोन उसने, जो बाइडन का फोन ही नहीं सुना शहजादे ने। तो वो खान साहब की उस लाइन पे सब लगे हुए हैं कि इस्लाम, जो आपके इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई पिछले दिनों, जो OIC की मीटिंग हुई, उसमें खुद खान ने कहा कि आप इतने बड़ा इस्लामी कंट्रीज हैं, आप इतने बड़े पावरफुल हैं, इतने पैसा है आपके पास, आप क्यों नहीं एक ताकत बनते, आप ग्रुप अपना क्यों नहीं बनाते? कभी हम रूस के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, हमारा ग्रुप अपना होना चाहिए, अपनी करेंसी होनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल भट्टो साहब ने भी ये बात की थी, जो उनको पसंद नहीं आई। अब लेकिन दौर चेंज हो चुका है, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। मेरे ख्याल में जमहूरियत को आगे आना चाहिए, सब चीजों को पीछे रख के। मैं समझता हूँ निकम्मी किस्म की और 2 नंबर और पैसे लेके अपने वोट को बेचने वालों वाली जैसी जमहूरियत बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे मुल्क के मजीद साथ प्यार करने वाली जमहूरियत। बिल्कुल जी, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ जो है एजाज जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बातचीत चल रही है। डॉक्टर साहब से जानेंगे, जिस तरह अभी हम वजूहात में जा रहे थे कि क्या रीज़न्स हैं कि सर में दर्द होना और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी हमारी कम हो रही है, क़ुव्वत यादाश्त भी हमारी कम हो रही है, क्या रीज़न्स हैं? अभी तो हम उस पर जाते हैं ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारे मोबाइल का फैक्टर्स हैं। इस्तेमाल भी सोचते हैं सर कि बहुत ज़्यादा, बच्चों में भी, बड़ों में भी, और नींद का ना पूरा होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फैक्टर्स हैं। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाएं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अब ये गर्मियों का मौसम है, वैसे भी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी जो है आप एक एजिटेटेड फीलिंग में रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाएं, ख़ास तौर पे बच्चों की तरफ। बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्से नहीं हों, और अगर वो कहते हैं कि कोई मसला है तो उनको फ़ौरन स्नप नहीं कर दें, उनको सज़ा नहीं दें, ठीक है। जैसे अभी मैं सुबह की एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेटी ने कहा मैंने नहीं स्कूल जाना, मैंने उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो खुद आके सॉरी करके गई मुझे। अच्छा, ठीक है, कि मैं सुबह नमाज वगैरह पढ़ के फजर की, तो उसके बाद कि जी मैं उस वक्त थोड़ा गुस्से में थी। तो लेकिन अगर आप भी आगे से गुस्से में आ जाएंगे तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो वो थोड़ी देर बाद बच्चे खुद ही समझ जाते हैं, ना समझें कोई ऐसी बात नहीं, आप आराम से उनको समझाने की कोशिश करें। सिमिलरली बड़ों का जहाँ तक मामला है, एक तो वैसे जैसे मैंने कहा कि आई डोंट नो कि जो शख्स आपसे मिल रहा है उनका कल का दिन कैसा गुजरा, घर में क्या सिचुएशन है, वो किन क्राइसिस से गुजरा, तो उनकी सिचुएशन को समझते हुए आप थोड़ा सा टॉलरेंस को फॉलो करें और आगे से फ़ौरन एग्रेसिव नहीं हो जाए। ख़ासतौर पर गर्मी में रोड पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे ख्याल में टॉलरेंस वाले फैक्टर को जहन में रखना चाहिए। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। माना कि आजकल बहुत महंगाई है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल कोशिश करें कि, और एक चीज़ और भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। वो एक पॉजिटिव फीलिंग आप में आती है अगर आप किसी की हेल्प करते हैं। आपने अगर फल फ्रूट लिया, किसी को आप देखते हैं, आप बच्चे को थोड़ा सा दे दें, किसी बड़े को दे दें, आपको भी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि उसमें एक बरकत का कंपोनेंट आ जाता है। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिनसे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। दूसरा, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। अब जैसे दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, तो कोशिश करें कि दोपहर को थोड़ा सा नैप ज़रूर लें, ठीक है। उससे फ़ायदा होगा, आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेंगे, रात को भी नींद जो है। लेकिन अगर लंबा नैप लेंगे, अगर आप ज़्यादा देर सोएंगे, फिर रात को नींद नहीं आएगी। मतलब 1 घंटे का, हाँ, 1 से आधा 1.5 घंटा, या 1 2 घंटा, घंटे। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि अगर आप वो ज़्यादा देर सो जाते हैं तो फिर रात को आप जल्दी नहीं सो पाएंगे। तो कोशिश करें कि आधे घंटे से 1 घंटे का नैप ज़रूर लें। उसमें भी बाज़ औक़ात बच्चे जिससे इंसिस्ट करते हैं हमने नहीं सोना, उन्हें कहें लेट जाओ, सो नहीं, लेट जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। तो हमारे जैसे कंबाइंड फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में, और अमूमन ये होता है कि बचत के उसमें लोग एयर कंडीशनिंग वगैरह एक कमरे में या 2 कमरों में करते हैं,
तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा, अगर बच्चे मुझे कहें कि जी हमने नहीं सोना, मैं उन्हें कहता हूँ कि ठीक है, तुम ये बुक पढ़ सकते हो, ये स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन ना सेल फोन यूज़ करोगे ना कुछ, तो थोड़ी देर में खुद ही सो जाते हैं। अच्छा, अब ये बुक्स आप खोलो वैसे ही नींद आ जाए। तो ये बड़ा अच्छा है। सिमिलरली रात को तो बाज़-औक़ात जिस तरह कल रात भी बच्चे ये कह रहे थे पहले एक बुक लाए फिर दूसरी ले आए। मैंने कहा बेटे एक ही काफ़ी है। तो बच्चे भी ढूंढ रहे होते हैं कैसे हम ज़्यादा देर जागे। तो ये है कि थोड़ा सा बच्चों को आप समझाएं, खुद भी थोड़ा सा हैबिट काफ़ी कम हो गई है। पेरेंट्स का बड़ा रोल है कि अगर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जिस तरीके से थोड़ा डांट के, क्योंकि अभी हम तो डांटना भी वो कहते हैं ना जुर्म बन गया है। पेरेंट्स डांटे तो बच्चे उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि डांटा क्यों है। इसकी वजह ये है, एक तो स्कूलों में जो एक ट्रेंड, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को डांटना, इवन मारना जो है वो कोई अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम कुछ चीज़ों पे डांटना या मारना पड़ सकता है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट। उसको हैबिट नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे की भी फिर हैबिट बन जाती है। तो उनको उस स्टेज तक नहीं लेके जाएं। कोशिश करें कि आप उनसे नेगोशिएट कर पाएँ कि कॉमन ग्राउंड्स पे। अच्छा, जैसे जो मेरा बड़ा बेटा है वो बाज़ का तो उसको होता है कि मैंने स्क्रीन यूज़ करनी है, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, सिर्फ फ्राइडे को यूज़ करोगे, सही है, ठीक है, मान ली, लेकिन अपनी मर्जी से माने। अपनी मर्जी से। सिमिलरली अगर वो कहते हैं कि जी मैंने 10 घंटे यूज़ करना है, तो अच्छा उन्हें कहें ठीक है, तुम ये सब करोगे, ये 5 नमाजें पूरी पढ़ोगे तो 10 घंटे ले लेना। अब वो 5 नमाजें पूरी करते हुए जितना टाइम लगेगा 10 घंटे वो नहीं यूज़ कर सकता। तो ये तो चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप तरबियत इसको कह सकते हैं कि तरबियत के उसमें ज़मरे में आता है कि आप तरबियत करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर। और बच्चों की बात सुने ज़रूर, बच्चों की बात सुने ज़रूर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक कॉमन जो मैं जेस्चर देखता हूँ, पिछले दिनों में कुछ मीडिया पे भी देख रहा था, हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी कह रहे थे कि पेरेंटिंग पे क्लासेस होनी चाहिए। तो आई टोटली एग्री विद दैट। प्रिंटिंग पे क्लासेस भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ही डिस्कस कर लूँ आज आपके प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि मेरे ख्याल में अडल्ट होने का या बड़े होने का मकसद ये नहीं है कि आप हर वक्त गुस्से में रहें, आप हर वक्त एक ऐसे मूड में रहें कि कोई आपसे बात ना करे, ख़ासतौर पे बच्चे या बाकी घर पे आपकी बीवी आपसे बात ना करे, या आप घर आएँ और आप सेल फोन लेके बैठ जाएं, या आप खुद स्क्रीन पे होंगे तो आप बच्चों को कैसे मना करेंगे। या अगर आप 2 घंटे के लिए घर पे हैं और आधा घंटा वहाँ पे स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो बच्चों ने तो वही 2 घंटे देखे आपके, तो उनको भी यही इंप्रेशन मिलता है कि हमने स्क्रीन यूज़ करनी है। तो प्लीज़ इस हैबिट को कम करें, और मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ और पार्कों की सिचुएशन हुई है, क्योंकि मैं बच्चों को लेके जाता भी हूँ, सुबह में भी, शाम में ज़्यादा कोशिश होती है लेके जाने की। और अभी स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स थे तो हमने बहुत तस्वीरें भी खींची, तो वो सब आपको अच्छा महसूस होता है। सर तस्वीरें भी खींची, आखिर काम आप कर रहे हैं तो नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अच्छा है। ग्रीनरी जितनी होगी उतना हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है ना वो चेंज होगा। गर्मी की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत पहले से लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं 1-2% भी अपना टेम्परेचर कम करने में कामयाब हो जाते हैं, हम समझते हैं हमने बड़ा कमा लिया है। तो हमारे PHA के माली हजरात जो इस गर्मी में रोड पे काम करते हैं, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। ऑफिसर्स तो उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, ठंडी गाड़ियाँ, ऑफिस एयर कंडीशन है, लेकिन असल वो माली, असल वो मजदूर जो शदीद गर्मी में वहाँ रब्बा चला रहा है, घास काट रहा है। मैं खुद कई दफ़ा घास काटने की कोशिश करता हूँ, 1-2 चक्कर के बाद सांस फूल जाता है, और वो पूरे प्लाट का माली घास काटता है, फिर रंबा करता है, फिर उसके पास एयर कंडीशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, 20 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है उसके हवाले से भी थोड़ा हमें बताइएगा, कितने लोगों की आमद मुतवक्का है, और वो थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइएगा। देखिए, अब उसकी तवक्कुआत तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि कितने लोग होंगे, अब गिनती से शुमार से बाहर हो गए लोग। माशाल्लाह हम ये देख रहे हैं इमरान खान साहब के जलसे जो हैं वो हर जलसे में अनगिनत लोग हैं और गिनती का कोई शुमार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की वो बात जो मैं समझता हूँ, फिर आपका मीडिया और सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, जो बातें उसकी सच साबित हुई हैं। जो लोग समझते थे ये झूठ बोल रहा है, ये यू टर्न मास्टर है, ये फलां 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 फलां। अच्छा, मैंने तो ये भी न्यूज़ सुनी, शहबाज शरीफ साहब भी इस चीज को एडमिट कर गए हैं, वो असेंबली में खड़े होकर कहा है कि हमने सफीर को बुलाया लेकिन साजिश नहीं थी। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, एक आपकी इलेक्टेड हुकूमत को दूसरा मुल्क आके चेंज करना चाहता है तो उसको साजिश नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? उसकी वजह है कि खान साहब ने जब कहा है कि ये मीर जाफर मीर सादिक हैं, उसमें ये लोग शामिल थे ना। इन्होंने डॉलर पकड़े, इन्होंने डॉलर से वो लोग खरीद किए जिन्होंने PTI के टिकट पे वोट लिए थे। अब एक शख्स, मैं उसकी मिसाल देता हूं, फैसलाबाद में वो, उसका नाम राजा, क्या नाम है उसका,
उसने वोट लिए थे जब पीटीआई में नहीं था, 18,000 17,000 वोट लिए थे। जब पीटीआई में आया तो 1.5 लाख वोट लिए। तो वोट किसका हुआ? वोट तो इमरान खान का, पीटीआई का हुआ। तो फिर उसको जब बेचेंगे एक चीज की मलकियत में, अब इस आपके ये ऑफिस है, आप यहां प्रोग्राम कर रही हैं, आप कल को किसी को बुलाएंगे मैंने बेचना है, आप तो यहां रेंट देते हो, किराया देते हो, आप तो मालिक ही नहीं हो, तो आप कैसे बेच सकते हो? तो वो उस पे देखें, अदलिया को उस पे नोटिस लेना चाहिए कि ये 50 लोग 25 लोग एक सिंध हाउस में बैठे हैं और सारी वीडियो सब कुछ आ चुके हैं, उसके बाद कौन सा सबूत चाहिए आपको? अच्छा, मुनहरफ अरकीन जो थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं ना। उन्होंने जब पैसे पकड़े 25-26 करोड़ रुपए पकड़ा, हाँ। और यहां तक मैंने सुनने में आया कि एक बंदे को 1.5 करोड़ रुपए कम मिला तो उसका मूड चेंज था, उसका मिजाज चेंज था, जो सुबह ही असेंबली के मारे हुए, फिर हमजा शहबाज ग्रुप ने उसको पैसे और पूरे अच्छा, किए। पिछले दिनों में भी हम वही आया कि सलमान नईम जो हैं वो भी पार्टी जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। फिर अगर हम अहमद हुसैन डिहर साहब की बात करें तो उनका भी आया। इवन कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का भी सुना। अच्छा। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि शाह महमूद साहब की बात में कितनी सदाकत है, सच्चाई है? ये शाह महमूद साहब की बात तो 200% गलत है। अच्छा, ठीक। और अहमद हुसैन डेढ़ साहब तो क्लियर हो गए, चले गए छोड़ के। अच्छा, छोड़ दिए, उनको देखें, उनको वोट मिला पीटीआई की वजह से। अब उनको अंदाजा हो जाएगा मेरा बड़ा अच्छा जाती ताल्लुक है, क्योंकि काफी हद तक कहते हैं कि मैं पीटीआई में हूं, अभी मैं हूं, उनका बयान ये है। जब आप चेयरमैन की बात नहीं मान रहे तो फिर क्या बात मान रहे? ये चेयरमैन को झूठा साबित करें कि ये तेरा लेटर झूठा था, तुमने फ्रॉड किया है। वो सारी अपोजिशन ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, पूरी दुनिया ने उसको मान लिया कि लेटर था, रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, अमेरिका ने इन्वॉल्व हुआ, उसने पैसे दिए, डॉलर्स दिए, उन लोगों को खरीद किया गया। अच्छा, सलमान नईम साहब आजाद लड़के पीटीआई में शामिल हो चुके थे। अगर वो मुनहरफ अराकीन में नाम आएगा, हो सकता है ये ताहयात नाहिल भी हो जाए। अच्छा, हाँ, उस पे केस चल रहा है। और मैं रात को भी सुन रहा था, मेरा बड़ा अच्छा फैमिली ताल्लुक भी है सलमान नईम से, लेकिन मैं समझता हूं हर बंदा अपनी जवाब देता है। लेकिन अगर वो गए और पीटीआई में शामिल हो गए थे, वो नहीं आप कह सकते कि मैं आजाद था। आजाद कासिम लंगा साहब आजाद थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी आखिर तक। अच्छा, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। अब ये पीटीआई की सीट पे बैठते थे, तो वो उनके साथ उनका अपना एक क्लेम है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की गई, फलां की गया, मुझे केस चलाया गया, मुझे नाहल कराया गया, तो वो अलग एक बात है। लेकिन खान साहब उसका एहतराम भी करते थे। लेकिन उन्होंने ये जो हुआ है, अगर ये 20-22 बंदों का केस जो चल रहा है हाई कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, ये मेरे ख्याल में नाहल हो जाएंगी और हो सकता है ताहयात नाहल हो जाएंगे। अच्छा, इनके लिए ये आपने एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये तो रात को चल रहा है, कल का चल रहा है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। और इस तरह कासिम जो अपना नून साहब थे, जलालपुर से थे, उन्होंने भी पार्टी, पहले हमारी पार्टी में आए, फिर नून में चले गए, फिर हमारे पास आए, अब फिर चले गए। तो इन लोगों की अपनी अहमियत अपनी खुद खो रहे हैं वो। सही कि ये जो बंदा खड़ा है, अब मुझे मैं बहुत ही पुराना हूं पीटीआई में, मुझे एक बार टिकट नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली। मैं पार्टी में इसलिए खड़ा हूं, मैं समझता हूं खान साहब का बयानिया ठीक है, खान साहब पाकिस्तान के लिए लायल हैं। मैं अपनी जात को अगर जब तक कुर्बान नहीं करूंगा, उस वक्त तक आप ये नहीं समझ सकते आप इसका मतलब अपने जाती मफाद के लिए आए। मैं तो अपने मुल्क के लिए आया हूं, अपने आने वाली नस्ल को ठीक करने आया हूं। अब मुझे कोई कुछ नहीं दिया, मुझे उन्होंने पीएचए का जिम्मेदारी दी और मैंने वो काम किया शहर के लिए कि अब जिस तरह डॉक्टर साहब भी बिल्कुल न्यूट्रल आदमी और याद करें। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी मेडिसिन की तरफ हम चलें तो छोटे बच्चों को तो अभी इस तरह की मेडिसिन हम नहीं दे सकते। जैसे अगर उनको सर दर्द है तो थोड़ी इनमें मेडिसिन में होता है ना कि आपकी हाइपोटेंसी होती है, इसमें लेवल्स होते हैं, तो आप फ़ौरन बच्चों को मेडिसिन भी नहीं दे सकते। क्या कहेंगे इस बारे में? सो जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पानी ज़्यादा पीना, स्क्रीन कम यूज़ करना, टाइम से सोना, टाइम पे खाना खाना, ये सब चीज़ें ही इतनी बेहतर कर देती हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। और जो रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि 18 साल की उम्र तक कोई मेडिसिन ना यूज़ की जाए, एज मच एज पॉसिबल। बड़ों के लिए नेचुरली आप ये मॉडिफिकेशंस बड़ों में भी करते हैं, एडिशनली उनमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। और वो आप कोई लो डोज बेस्ड ऑन पेशेंट, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हैं, पेशेंट पेशेंट वेरी करते हैं, तो आप वो शुरू करवा सकते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की हैं, ये ऐसे ही है
कि वैसे आप अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा हो गया या फालिज हो गया, फिर आप जो मर्जी करते रहें, अब दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे तो क्यों ना हम पहले ही वॉक, एक्सरसाइज को और अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं। अगर कोई डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें। तो पहले ही इतना ख्याल रखें, जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि आपको उस लेवल तक जाना ही ना पड़े कि खुदा ना खास्ता दिल का दौरा हो। अच्छा, ब्रेन हेमरेज भी जो है वो बहुत, जिस तरह जैसे गर्मियां हैं तो बहुत से लोग इससे भी ना ब्रेन हेमरेज का भी एक तो है हेमरेज, एक है हीट स्ट्रोक। अच्छा, हीट स्ट्रोक डिफरेंट है, जो कि ज़्यादा गर्मी की वजह से हो जाता है। ठीक है। क्योंकि दिमाग में एक रेगुलेटरी सेंटर है जो कि पूरे बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जब वो सेंटर डिस्टर्ब हो जाए तो वो फीवर हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। बुखार। इसी तरह हीट स्ट्रोक में भी वो सेंटर हमारा कंट्रोल लॉस कर देता है। ठीक है। तो वो बेसिकली उसमें यही है कि आप ज़्यादा ठंडा करें, पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल सेटिंग में रखें। और क्या सिम्टम्स हैं जब हीट स्ट्रोक होता है? उसमें अमूमन तो पेशेंट को चक्कर, जैसे मजदूर हैं या बाहर काम करते हैं, आपने देखा होगा अमूमन सर ढाँप के रखते हैं और पानी ज़्यादा पिएं। तो अभी भी जैसे गर्मी ज़्यादा है तो सर ढाँप के रखें, पानी ज़्यादा पिएं, और कोशिश करें कि अगर आप थोड़ी देर काम करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर छाँव में बैठ के थोड़ा सा सस्ता लें या थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। और अगर उसके बाद भी एक चक्कर आए, आपको लगे कि आप अपने होशो हवास खो रहे हैं, सर दर्द है, कुछ ऐसा, या खास तौर पे ब्लरिंग है, नज़र से ही नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि अपने किसी कुलीग वगैरह को बताएं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको देखने की ज़रूरत है कि क्या मसला हो रहा है। क्या मसला है? अच्छा, बहुत सारे लोग ना गर्मी से बेहोश भी हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, इसी का हिस्सा है कि हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। और ब्रेन हेमरेज के क्या सिम्टम्स हैं? ब्रेन हेमरेज में जब कोई रग फट जाए और खून निकल आए दिमाग में, अच्छा, तो वो डिफरेंट है। अब उसमें भी जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का हाई होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको कंट्रोल करें, कंट्रोल रखें। मैं अमूमन पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि आपने जो बाद में अपने रिहैबिलिटेशन पे बाकी डॉक्टर्स के जो पैसे पे करने हैं, प्लीज़ दवाई मिस नहीं करें, एक दफ़ा भी मिस नहीं करें, और डॉक्टर को बताए बगैर अपनी दवाई खुद से बंद या कम नहीं करें। बहुत सारे लोग दवाई खाई और फिर कुछ दिनों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ तो फिर वो छोड़ देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप है। तो वो हम पेशेंट्स को समझाते भी हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं कि प्लीज़ हमसे कम्युनिकेट किए बगैर सॉरी आपने जो है दवाई कम या ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ा की कंपोनेंट है। और अगर इसका ख्याल रखें तो उम्मीद है कि खुदा न खास्ता हेमरेज नहीं होगा, और हेमरेज काफ़ी ख़तरनाक स्ट्रोक होता है। बिल्कुल। अच्छा, वो ये होता है ना कि आपने अपने आप को सुकून में रखना है। अब ब्लड प्रेशर की तो इस टाइम बहुत ज़्यादा, हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करते, तो इस तरह भी बच्चों में भी बहुत जल्दी ये चीज़ आ रही है कि पहले होता था कि बड़ों में ब्लड प्रेशर का बीमारी आ रही है, लेकिन अब बच्चों में भी देखते हैं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में बड़ी चीज़ें, आप तले हुए भुने हुए गर्म चीज़ें लेंगे तो उसके आपके नुकसान होंगे, ओवरडोज लेंगे उसका भी नुकसान, मुसलसल आप फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में उससे भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है। तो ज़्यादा पेट भर के खाना, क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि आप कम से कम अपनी भूख से आधा खाएं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आपको खाना पसंद है और आपने ज़्यादा खा लिया, फिर उसके बाद मुश्किल होगी, फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, नींद भी नहीं आएगी, आपको स्टमक इश्यू होंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो भूख रख के खाएं, थोड़ा सा वॉक एंड एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि कोई मुश्किल नहीं हो। अच्छा, जैसे सर ने बात की वॉक और एक्सरसाइज की, तो वो बेहतरीन जैसे सर काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे। अब तो पहले पार्क्स की जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर हो गई है। एक तो लाइटनिंग आपने बड़ी अच्छी की हुई है, और वो भी एक अच्छा आपको इफेक्ट दे रही होती है कि आप जा रहे होते हैं, जितने पार्क्स हैं ना, जितने रोड से गुजरते हुए उनको हमने लेमिनेट किया ताकि रात को बच्चे फैमिलियां जाएं, उसको महसूस करें, अच्छा लगे उनको। तो वैसे ही आपको कहते हैं ना, वो तफरीह के आके कम फराहम होते हैं, तो वो जो मुल्तान में चंद पार्क्स हैं वो लोग उसी में ही ज्यादा होता है कि अच्छा चले वीकेंड है, जैसे अभी वीकेंड 60 पार्क थे, अभी उसमें 7-8 पार्कों का और इजाफा किया है हमने। अच्छा, और उसको इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये होते रहेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी PHA का जो भी हैं लोग उसको लेने चाहिए उनको। तो ये क्योंकि एक कौमी मसला है, ये कोई ऑफिस का नहीं है कि किसी का जाती हो या किसी का नुकसान, ये पूरी आवाम का मसला है, पूरी कौम के लिए मसला है, पूरे शहर के लिए मसला है। और इसमें तो एनवायरनमेंट में तो खान साहब ने जो UNO में खड़े होकर बात की और पूरी दुनिया ने उसको सराहा, उसको मॉनिटर बनाया इस पे। और जिस तरह सऊदी अरब इनिशिएटिव लेने जा रहा है, अरबों रुपए खर्च कर रहा है,
अपनी इस पे एनवायरनमेंट पे, तो ये सारा क्रेडिट खान साहब बड़ा जरूरी है सर। जिस तरह अभी हालात चेंज हुए हैं मौसम के, वो बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। अभी जैसे गर्मी आपकी पहले होती थी चले 5 मंथ्स, अब तो वो आपके 8-9 मंथ्स तक चली गई है गर्मी की, ये सूरत हाल है। और मेरे ख्याल सर्दियां ऐसे लगता है सिर्फ दिसंबर के एंड में, जनवरी तक 1 महीने के लिए सर्दी आती है और फरवरी में कुछ नहीं होता। हाँ, दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ड्राई दफा सर, गर्मी आई भी बड़ी जल्दी है। और अब जो एक वो चल रहा है टेम्परेचर गर्मी का, वो बहुत ज्यादा। पूरे रमजान में आपको रिलीफ नहीं मिला। पिछले रमजान शरीफ में बारिशें भी हो गई थी, ठंडी हवाएं भी चली। इस पूरे रमजान में कहीं रिलीफ नहीं मिला एक दिन भी आपको। एक दिन ऐसी हल्की, हाँ जी, रात को सहरी से पहले थोड़ी सी बारिश हुई, बूंदाबांदी। अच्छा, वो भी हमने कहा चले खुश हो गए कि अच्छा थोड़ी बारिश आ जाएगी तो मौसम काफी बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे दिन सारा फिर वही गर्मी वाला है। अच्छा, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है सर कि आप पौधे लगाएं घरों में, घरों से बाहर, रोड्स पे। जिस तरह अभी हम जो है वो पौधे, सर ये बड़ा वैसे होता है कि जो रोड्स पे पौधे लगाए जाते हैं, वो पौधों को पानी ना मिलने की वजह से फिर वो सूख जाते हैं, काफी ये भी देखने में आया है। उसके हवाले से कोई एक्टिविटी पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसको खुद भी वॉच करते हैं, इसमें कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारे डीजी साहब भी होते हैं, हम उसको प्रॉपर देखते हैं। उसके लिए ही मैंने कहा था, अपने महकमे से बात की थी और 2-3 दफा हम इस पर ड्रिप एरीगेशन की तरफ चले जाएं ताकि ऑटोमेटिक वो पानी उसको मिलता रहे, ताकि अगर इसमें कोई डंडी मारता है, कोई इसमें पानी नहीं देता या भूल जाता है, तो ऑटोमेटिक पानी मिलता रहे और दरख्त चलते रहें। लेकिन दूसरी बात, हमने जो इस 3.5-4 सालों में दरख्त लगाए 15-16 फुट का। दरख्त एक दफा चल पड़ता है, फिर वो मरता नहीं है बड़ी साइज का। छोटी साइज के जो पौधे हैं दरख्त, वो मर जाते हैं, पानी मिले ना मिले तो उसके लिए, तो कम मिले तो मर जाते हैं। तो हमने जो बड़ी साइज के दरख्त लगाए हैं, जो चल पड़े हैं, जो जड़ें नीचे चली जाती हैं, फिर उसके लिए थोड़ा सा मरने का इतना वो इम्कान नहीं होता। जो चल पड़े हैं दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 15-16 फुट के हमने जो दरख्त लगाए थे आज से 2-2.5 साल पहले, आज लोग उसके साए के नीचे लोग बैठते हैं। अच्छा, कुछ पौधे आपने चेंज भी किए और साफ है कोई उसमें देखें मरते जरूर हैं, ये एक जानदार चीज है। इसके लिए अगर नीचे जमीन ठीक नहीं है, उसको पानी नहीं मिला या किसी ने उसके साथ ज्यादती की, तोड़ लिया, उसको खराब कर दिया, फिर हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। जो कौन के आपने पौधे लगाए उसको कोनों पे नहीं लगाया हमने। अच्छा, कोनों बिल्कुल भी नहीं लगाया हमने। पिलकन लगाया है, पिलकन पे बेरी सी लगती है। और बेरी जो है इस वक्त आप निश्तर में बड़ी साइज के जो दरख्त देखें, हमारा परिंदा खत्म हो गया था, हमने परिंदों को दोबारा लेके आए हैं। हमने उसमें बकैन लगाई है, नीम लगाई है, टर्मिनेरिया लगाया है, हमने जानदार अपना फलदार दरख्त बड़े लगाए हैं। इस वक्त हमने गोल्ड मोर के दरख्त लगाए हैं, हमने वो वाटर वर्क्स रोड पे पूरे को हमने एक जंगल 5 बकाइन का भी दरख्त बड़ा अच्छा होता है। मेरे घर में तो खैर बकाइन भी है और फिर चिड़ियों की रौनक लगी रहती है। लगाई और वो भी बड़ी साइज के लगाए, छोटा कोई दरख्त नहीं लगाया। और दूसरी अब इस वक्त सबसे बड़ी बात जो हमने इस वक्त मैंने इन्वॉल्व किया, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया। उनके हाथ से हमने 100-100 200-200 दरख्त लगाए पार्कों के अंदर। हमने उनको बैठ के घंटा 2-2 घंटे बैठ के बात की, लेक्चर दिए, उनसे पूछा है लकड़ी के फायदे क्या हैं, ये किस लिए दरख्त लगाना चाहिए, ये क्या है इसका मतलब, उनको इसमें इन्वॉल्व किया ताकि आप लगाएं। और हमने कोशिश की है उन बच्चों को, उन टीचर्स को बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। जितने मुल्तान के बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जिसने भी फोन किया है ना कि हमने कहा हम आ रहे हैं दरख्त लगाने, पानी का आप बंदोबस्त करें। अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें, जो इमरान खान साहब ने बैठ के बार बार इस पे दरख्तों पे बात की, एनवायरनमेंट की बात की, मैं समझता हूँ इस दफा लोगों में लोगों में ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है और लोगों में शौक पैदा हुआ है। और ये अच्छी बात है कि इसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप जितना ये करेंगे, यूं समझ लें सदका जारिया है। आप जितने पौधे लगाएंगे और उसके शहर के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो इसमें था, अपने लोगों ने फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैंने जितने भी बड़ी साइज के दरख्त थे, हमने पीएच ने खरीद नहीं किया, गवर्नमेंट ने खरीद नहीं किए, वो सब के सब दरख्त जो है ना मुल्तान के मुखैर हजरात ने दिए हमें। सही। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे, जिस तरह अभी ये सर बात कर रहे थे कि माहौल बड़ा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, गर्मियाँ चीज़ें हम लोगों की चेंज हो जाती हैं। जो बच्चों में ज़्यादा जो पाया जाता है ना कमज़ोरी दिमाग की, वो पढ़ नहीं पा रहे होते, चीज़ों पर बर्डन नहीं ले पा रहे होते, उनकी क्या पीछे रीजंस होती हैं? यही डाइट होती है या कुछ और रीजंस होती हैं? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। डाइट तो नहीं इतना, लेकिन स्क्रीन यूज़ जैसे है। दूसरा, बाज़ औक़ात जिस तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो बैकवर्ड्स होगा और मीडिया इतना आगे है और बच्चे देखते हैं टीवी पे कि ये सब कुछ हो रहा है, या प्ले बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है बच्चों के लिए, और हम कोशिश करेंगे वो किताब को रट्टा लगाते रहें, तो बच्चे जो हैं वो फिर बोर हो जाएंगे।
क्योंकि वो स्क्रीन पे मीडिया पे देख रहे हैं एक एडवांस्ड लर्निंग, और स्कूल में उनको हो रही है एक बिल्कुल पुरानी लर्निंग। ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए उसको अंडरस्टैंड करना। बीच में तो बड़ा बर्डन डाला कि होमवर्क हो गया, सिलेबस हो गए, आपकी चीज़ें स्कूल में भी कराई जा रही हैं, फिर ट्यूशन। अच्छा, ये भी हमारा एक है कि अगर स्कूल से आते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको फौरन बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाता है। अच्छा, फिर वो मुख्तलिफ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो एक क्रैमिंग बेस्ड सिस्टम है, स्कोर बेस्ड है। आप जब तक एक वो पूरा 1 to 10 नहीं लिखेंगे आपको स्कोर नहीं मिलेगा। MCQ बेस्ड नहीं है सिस्टम, तो इस वजह से बच्चों को मुश्किल होती है। बच्चों को वैसे भी अटेंशन स्पैन कम होता है। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ना वो काफ़ी उसको तो देखें, खान साहब ने कोशिश की है KPK में एक ही निसाब सारा इंग्लिश स्कूल और उर्दू मीडियम और सबको एक ही सिलेबस पे लेके हैं। फिर दो चीज़ें जो खान साहब ने इन्वॉल्व इसमें की हैं, सीरत नबी उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसी पूरी दुनिया पे आज देखिए कहाँ से चला। जब उस वक्त कोई आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, और पूरी दुनिया में कैसे इस्लाम फैला, और पैदल चल के लोग और सफ़र अपना घोड़ों पे और ऊँटों पे जाके उन्होंने ये सारा निज़ाम चलाया। दूसरा, उन्होंने कुरान मजीद भी लाजिम करार दिया, अभी पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक पहली क्लास ये बड़ा जरूरी था। ये बड़ा जरूरी है। जब तक आप अपने दीन को नहीं समझेंगे और दीन पूरा का पूरा आपके पास चीजें आ रही थी, ये चीज भी बड़ा जरूरी था कि कुरान पाक। उसने बड़ा कोशिश की खान साहब ने इसमें भी इन्वॉल्वमेंट बच्चों की तालीम पे और सेहत पे जितना खान साहब ने काम किया शायद किसी ने नहीं किया सेहत पे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता नहीं चला क्योंकि मुख्तसर सा है टाइम, तो आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। बैक नाज़रीन, आपको रोही एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद खान लगारी साहब, जो कि एक्स डायरेक्टर लेबर रिटायर्ड हुए हैं, और इसके साथ अफसाना निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, अदब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, आपने वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे याद किया ताकि अपनी बातों से मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने कितना काम किया है, जैसे कि मैंने बताया। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी आपकी उस बुक की तरफ जा रही थी कि कोहे सलमान से इनकी एक बुक शाया हुई है जो कि हमारे साथ मौजूद है। इसके हवाले भी से भी इनसे जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, हमारे मुल्तान में उभरते हुए सितारे, हमेशा हम उनकी आवाज़ को जो है ना बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आजकल जो है वो टीचर भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं। उमर अयाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और उमर, बड़ा चेंज लग रहे हैं आप। किस तरह का चेंज है बताइएगा? एक चेंज नजर आ रहा है, आप बड़े थोड़े सोबर से लग रहे हैं। हैं। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ ये तो होता है और मैं समझता हूँ ये सबके साथ होना चाहिए। आप मान गए हैं? जी जी। चलें ठीक है जी। आज उमर हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो आज इनसे हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, इनकी जो है वो मीठी मीठी बातें भी सुनेंगे, और इसके साथ जो है सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अदब से इनका ताल्लुक है। तो सर, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना, कैसे शौक हुआ? आप एक्स डायरेक्टर लेबर से रिटायर्ड भी हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अदब की तरफ कैसे आना हुआ? देखिए जी, मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो सारी मुल्तान में है। मैंने यहीं से मैट्रिक और बाकी जितनी भी मेरी तालीम है मैंने मुल्तान से शुरू की। ये उस वक़्त की बात है जब 70s में मुल्तान एक ऐसा शहर था जो अदब का शहर कहलाता था। आज भी अदब का शहर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 70 की दिहाई में इतने मुशायरे हुआ करते थे, उसमें नेशनल सेंटर हुआ करता था, उसमें ऐवान अदब हुआ करता था, वहाँ पे बहुत मुशायरे होते थे। हम जाते थे, अभी मैट्रिक में पढ़ते थे, तो वहाँ अच्छे अच्छे शोरा से मिलना हुआ। मैं अच्छा, बल्कि शायर तो मैं बन नहीं सका, लेकिन मुझे नसर निगारी से शौक़ हुआ। फिर मैंने वहीं से शुरू किया कि मैंने लिखना है अपनी और नसर निगारी करनी है, बस वही शौक़ हुआ। इस दौरान मुलाजमत भी थी, मुलाजमत भी करता रहा। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे एज़ाज़ है कि डेरा गाजी खां से सबसे वाहिद मैं आदमी हूँ जो पिछले 22 साल से मैं कालम निगारी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में डेरा गाजी खां में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, अगरचे मेरी मुलाजमत
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रही, कभी मैं रहीम यार खां में था, कभी मैं लाहौर में था, कभी शेखुपुरे में था, लेकिन मैंने अपना वक्त निकाला और बाकायदगी से मैं रोज़नामा नवाए वक्त में लिखता रहा हूँ। और फिर उसी वजह से जब मैं रिटायर हुआ तो फिर मैंने अपनी एक किताब, मैंने कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए, अखबार पता नहीं लोग इस तरह कॉलम पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, तो फिर मैंने अपनी किताब शायरी की। ठीक है जी। अच्छा, इस किताब से रिलेटेड भी हमें बताइएगा, इस किताब में क्या आपने अपना बयान किया है, क्या मजमूआ है इस किताब में? असल में तो वो मेरे जो कालम हैं जो नवाए वक्त में छपे हैं, मैंने उनको मुंतखब किया। और कालम यकीनन सियासी भी होते हैं, वो हमारे समाजी मसाइल पे भी होते हैं, मुआशरती मसाइल पे भी होते हैं और माशी मसाइल पे भी होते हैं। जो भी मसला फौरी तौर पे हो उस वक़्त, उस पर मैंने लिखा और उस कालम को मैं लिखता रहा, उसको जमा करता रहा। बिलाखिर मैंने सोचा कि मैंने एक किताब की शक्ल में वो मुंतखब जो थे मेरे कालम, उनको निकाल के फिर मैंने एक किताब की शक्ल में, उसका नाम, चूँकि मैं कोई सुलेमान से लिखता था, इसी नाम से मेरा कालम छपता था, तो फिर मैंने किताब का नाम भी कोई सुलेमान से रख दिया। तो सर इसकी क्या खासियत है कोही सुलेमान से? क्या थोड़ा सा इसका हमें बैकग्राउंड भी जानना है। कोही सुलेमान मेरा वतन है, मेरी सरजमीन है, मेरा जो आबाई है। अगरचे मैं तो पढ़ा हूँ मुल्तान में, मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे समझ लें कि इधर ही गुजरी है, लेकिन मेरा आबाई वतन, जो मेरा आबाई शहर है, वो तो कोही सुलेमान है ना। यानी डेरा गाजी खां से आप ऊपर 10-15 किलोमीटर चले जाएं तो सिलसिला कोही सुलेमान शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ वहीं से था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पढ़ाई के लिए आए, नौकरियाँ की, लेकिन आज भी वो कोही सुलेमान जो है वो कम से कम हमारे अंदर से तो नहीं निकला ना। आपने उसको जो है अपना बुक्स में, तो इस वजह से मैंने उसका नाम भी कोही सुलेमान, यानी कोही सुलेमान के नाम से किताब है, कोही सुलेमान के नाम से मेरा कालम छपता है, मैंने कोही सुलेमान के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया, कोही सुलेमान के नाम से मेरा अपना पेज है, और इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है कोही सुलेमान के नाम से। सही। आपसे जानेंगे कोही सुलेमान की क्या खासियतें हैं। उमर से भी जानेंगे, उमर क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं? देखिए, जिस तरह आपने तारुफ में बताया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ एज लेक्चरर, और मेरा ताल्लुक भी सर उर्दू से है। तो एमफिल किया है मैंने उसमें, उसके बाद पढ़ा रहे हैं, और साथ में मौसीकी का जो शौक़ है दोस्तों के साथ वो भी चल रहा है साथ के साथ ही। तो क्या प्लान्स किए हैं? प्लान्स अगर तो आगे बढ़ने के हवाले से है तो म्यूज़िक का जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर ताल्लुक है ना, ये लक का है। मतलब अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जाहिर बात है कंटेंट का भी ताल्लुक है। और आप मुसलसल नजर आते रहते हैं, क्रिस्प होना चाहिए। तो फिर होता है, ज्यादातर लक पे डिपेंड करता है। बाकी हम सीखने सिखाने का अमल जारी है, देखते हैं कब तक ये नैया कहाँ तक जाती है। अच्छा, ये है उमर की माशाल्लाह ये खासियत है कि वो हर चीज में सोशल मीडिया पे इन है। ये नहीं हम कह सकते कि उमर जो है वो सोशल मीडिया पे इन नहीं है। अब मैं जब भी देखूं इंस्टाग्राम पे भी और डिफरेंट एप्स हैं, फेसबुक पे भी माशाल्लाह आपकी चल रही होती हैं, और अपने ये सॉन्ग्स हैं वो हम आपको और आप हमें देखते हैं, बस यही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, ये एक सोशल मीडिया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ये समझते हैं कि हम लोगों को अगर चांस नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उस पर आप अपना टैलेंट, अगर उसके अंदर टैलेंट है वाकई और उसके पास कंटेंट है अच्छा, तो वो शो कर सकता है और वो आगे आ सकता है। आसमा वक्त का धारा ऐसा है कि ना वक्त गुजरने के साथ ना नए चेहरे भी आते हैं। हाँ, ऐसे ही। और फिर जाहिर बात अगर उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम अगर सफरदुम बतू मतलब ऊपर बैठ गए तो फिर और कोई नहीं आएगा। तो हम भी साथ चलते रहें, बाकी भी साथ चलते रहें, यही है बस। और बड़े अरसे से हम लोग इकट्ठे एक जगह हम लोग काम भी किया, इकट्ठे एज कोलीग भी किया, आपने एज होस्ट किया, मैंने एज सिंगर, कई जगहों पर ऐसे कई जगहों पे काम किया। और जाहिर सी बात है स्ट्रगलिंग चलती रहती है। मैं समझती हूँ जब तक आप जिंदा हैं आपकी स्ट्रगलिंग जारी रहती है। ऐसे ही है, आप लड़ते रहते हैं, अपने आप से भी जंग करते हैं, आप अपनी चीजों को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये एक मुसलसल जंग है। आज क्या सुना रहे हैं आप उमर? इरादा है कि अभी सर ने जिस तरह से बातें की तो उस तरह से एक काफ़ी है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, उससे आगाज कर लेते हैं। जी जरूर। अच्छा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जादू तो है ही है। तो आप प्रॉपर सीख रहे हो अभी इसको, या कोई खुद से ही था कि शौक और करना सीखना? माजी अजाब है यार। अब मैंने इसकी तालीम ली है, मतलब अब तो आप यूँ समझ लीजिए कि नाअहली है कि रियाजत उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन इसको सीखा है। इवन इस तरह है कि अब मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो भी आपके शोज पर आते हैं, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स हैं और यूं चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, मतलब सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। बाकी रियाजत का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले जितनी हो रही थी, चूंकि मसरूफियात तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, तो उसके साथ साथ जो चीजें हैं ना वो थोड़ी सी मिनिमलाइज होती जाती हैं। बन गए हैं उमर आयशा अदब का जो तालिब इल्म होता है उसके ज़बान ज़द-ए-आम होती है। अच्छा सर, जैसे कोहे सलमान की हम बात कर रहे थे, खूबसूरती की बात चल रही है, थोड़ा सा हमें बताएं क्या खासियत है खुद कोहे सलमान? देखिए जी, कोहे सलमान जो है डेरा गाजी खान से तकरीबन 6500 फुट की बुलंदी पे है। एक खूबसूरत, उस वक़्त के जो हुक्मरान थे अंग्रेज़ों ने उसको एक किले की शक्ल में बनाया था। अच्छा। ताकि अफ़गानिस्तान से आने वाले जो लोग थे, हमलावर थे, उनको देखा जा सके, उन पर निगाह रखी जा सके, अफ़गानिस्तान से या दूर दराज से वो जो भी आ रहा हो उसके ऊपर नजर। तो वहाँ उन्होंने एक किला बनाया हुआ था जो इस वक्त भी है। अब तो खैर वहाँ पे DC ऑफिस बन गए, कमिश्नर ऑफिस बन गए, कमिश्नर हाउस बन गए, PA हाउस है वहाँ पे। तो बुनियादी तो उसकी वजह ये थी। सही। फिर उसके बाद उन्होंने जब कमिश्नर और DC साहब या PA साहब जब रहते थे तो उन्होंने वहाँ पे खूबसूरती पैदा करने के लिए दरख्त भी लगाए, वहाँ पे सरसब्जा भी, तो बारिशें भी होती हैं, खूबसूरत हवाएं चलती हैं। फोर्ट मनरू का हुस्न जो है वो खूबसूरत अच्छी और ठंडी हवाएं हैं। जून जुलाई में इतनी बारिश तो नहीं होती, पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन बारिशें नहीं हुई, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें नहीं हो सकी, लेकिन वो सारा दिन जो हवा चलती है वो खूबसूरत हवा होती है। अब उसी के साथ साथ अभी जो वज़ीर आला बुज़दार साहब थे उन्होंने भी अपने इलाके में कुछ और जो चोटियाँ थी उनको भी दरियाफ्त किया है, वहाँ भी तरक्की हो रही है, वहाँ भी दरख्त लगाए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा वहाँ पे पौधा और खूबसूरत दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि वो खूबसूरत बन सके। तो यही एक खूबसूरती है उसकी। अब पहले रास्ता नहीं था कि हम जा नहीं सकते थे डेरा गाजी खां से, रास्ते में पानी के लिए वो जो रोद कोई आती थी उसकी वजह से 7-7 घंटे 8-8 घंटे रास्ता बंद होता था। ये सरदार फारूक लगारी साहब जो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये तमाम रास्ते बनवाए, पुलें बनवाई और उसके बाद हम इस काबिल हुए कि फोर्ट मनरू हम पहुँच सकें। तो फिर वहाँ जाके और भी जो मज़ीद थी, पानी का मसला था, वो भी सरदार फारूक लगारी साहब ने उसको पानी का मसला रकनी से पहाड़ों के ऊपर पाइपलाइन गुजार के तो उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया। लोगों ने बड़े घर बनाए हैं, सिंध से लोग आबाद हुए हैं, भावलपुर से आबाद हुए हैं, डेरा गाजी खान और मुल्तान के बड़े लोगों ने वहाँ घर बनाए। अच्छा, फोर्ट मनरू की अपनी एक खूबसूरती है, काफी लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं। अगर मौसम जैसे अभी काफी गर्म है तो उधर ये है कि क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर थोड़ी ठंडक का एहसास रहता है, थोड़ा मौसम जो है वो बेहतर है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा हो गया फोर्ट मनरू भी गए हुए और देखे मुझे है बहुत शौक आसमा, लेकिन वोमिट फोबिया है ऐसा कि जाते जाते ना ऐसी तबीयत खराब होती है कि बंदे। अभी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जाने का प्लान कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे, हालांकि बड़े हो गए हैं काफी, लेकिन बस वो जब मौका मिलेगा ऐसे ही है। नहीं, शुरू में जब मैं पहली दफा गया था तो मैंने सोचा था कि मैं आइंदा नहीं आऊंगा। उस वक्त सड़क जो थी ना सिंगल सड़क थी। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे एक जदीद तरीन पुल बनी है जो स्टील पुल के नाम से मशहूर है। तो जितने भी मोड़ थे ना, बड़े खतरनाक मोड़ थे, उन्होंने खुला करके उसको एक स्टील पुल बनाई है। हाँ, वो एक जदीद पुल उसको बनाया गया, ठीक है, बहुत शानदार है। हाँ, अभी वो बड़ा खूबसूरत उसको बनाया मैंने, क्योंकि अभी तक खुद विजिट नहीं किया, लेकिन मैं उसको भी सोशल मीडिया पे ही कि मेरे ख्याल में एशिया की सबसे बड़ी पुल और खूबसूरत पुल है वो। ठीक है। अभी ईद पे इतना रश उसका फायदा हुआ है, नहीं बहुत फायदा हुआ है कि लोग आ जा रहे हैं, रात को आते हैं, दिन को आते हैं, लेकिन वो इतना सेफ इलाका है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी रात को या दिन को किसी को लूटा गया। मसले हल हो गए होंगे जैसे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से डेरा गाजी खां से क्वेटे की बसें जाती हैं, लोरालाई के लिए जाती हैं, फैसलाबाद से, बावलपुर से, रात को एक यानी लाइन होती है बसों की जो वहाँ गुजर रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि सेफ सफ़र है, वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि रात को कोई लूट ले आपको या कोई आपसे कोई बदतमीजी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बलोच लोग हैं, वो उनको इज्जत करना आती है और अच्छे लोग। हाँ, कुछ लोग जो है वो थोड़े खौफजदा हो भी जाते हैं, वो भी होते हैं। जाहिर है सिर्फ एकदम नाम ले तो थोड़ा दिल जो है बड़ी बड़ी मूछें, सर पे पग, लेकिन वो तो उनकी सकाफत है। देखे जी पगड़ी, जी वो तो जाहिर सी बात उनकी सकाफत है, ये तो खूबसूरती है उनकी, लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग डरते हैं। लेकिन अभी भी पता क्या है, अभी 8-10 साल पहले जो भी आदमी वहाँ पे बाजार में फिर रहा होता था ना तो उसने राइफल भी लटकाई होती थी। वो उससे भी ज्यादा वो एक डराने का एक अंदाज था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दी कि नहीं, आप कोई भी मार्केट में ना राइफल लेके नहीं आएगा। तो अच्छा हो गया, लोगों को एक वहाँ हौसला होता है जाने का,
वो अपने कुछ दिन गुजारते हैं। रमज़ान शरीफ में लोग गुजारते थे, अभी तो मौसम कुछ बेहतर हो गए हैं रमज़ान शरीफ इधर, वरना लोग पूरा पूरा महीना वहाँ जाते थे। अभी लोग जा रहे हैं, अभी भी काफी लोग ट्रैवलिंग अभी भी जा रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं वहाँ। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, अफसाना और कॉलम में क्या फ़र्क है? देखिए जी, कॉलम जो है ना, कॉलम किसी एक मौजू पे आप अपनी बात करना चाहते हैं, यानी इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि कॉलम किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल जो होता है उसमें आप कई मौजू समेट सकते हैं, कॉलम में आप एक मौजू को लेके आगे चल सकते हैं। ये यानी आप किसी माशी मसले पे या किसी सियासी मसले पे आप उसको आर्टिकल कह लें या उसको कॉलम कह लें। आर्टिकल भी कहा जाता है, कॉलम भी कहा जाता है। जो होता है अफसाना, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि मैंने यहाँ नसर निगारी से शुरू किया, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं अफसाने को अफसाने की शक्ल में लोगों तक पहुँचाऊँ। लोग मोहब्बत की कहानी को अफसाना कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मोहब्बत का भयानक अंजाम हो उसी को अफसाना कहते हैं या खूबसूरत अंजाम या खूबसूरती हो उसी कोई अफसाना कहते हैं। अफसाने में भी वो तमाम चीज़ें हैं, माशी मुश्किलात भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, उसमें हमारी समाजियात भी शामिल होती है। मैंने यानी अपने एक दो जो मैंने अफसाने लिखे, मैं मुतस्सर होता हूँ बाज़ का ऐसे लोगों से कि एक दफ़ा मैं दफ्तर में बैठा था तो एक लड़का आया, सख्त सर्दियाँ थी जी। मुझे उसने कहा कि जी मैंने दाखिला लेना है इंजीनियरिंग क्लास में। तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो मजदूर काम करते हैं ना, उनके बच्चों को ये हक हासिल था कि वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट उसको पैसे देती थी और उनके दाखिले करवाती थी। वो मेरे पास आया, सख्त सर्दियाँ थी, मैंने देखा कि उसके कपड़े बड़े बारीक, ना उसकी जर्सी ना उसके ऊपर चादर। तो मुझे उसने कहा, मैंने कहा बेटे आप इस तरह करें, अगर आप वालिद आपका जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन हुई है अंडर फैक्ट्री एक्ट तो फिर तो हो जाएगा, अगर नहीं होता तो आप मालकान से पूछ लें, तो कागजात ले आए, वो अगर ना भी चाहें तो मैं आपका दाखिला करवा दूंगा। मुझे अब अंदर उससे हमदर्दी हुई। वो अगले दिन आया तो मुझे उसने कहा कि ये रजिस्ट्री उन्होंने कर दिया है, कागजात भी दे दिए है, तो आप इसको रजिस्टर कर दें। मैंने उसको रजिस्टर करवाया और उसका दाखिला हो गया। अब जब दाखिला हो गया तो मेरे पास वो आया तो मिठाई का एक डब्बा उसके पास था। मैंने कहा यार इसकी क्या ज़रूरत थी। बहरहाल वो हो गया, दाखिला हो गया, उसने 4 साल ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई। तकरीबन 6 साल के बाद वो इसी तरह बिल्कुल वही सर्दियाँ थी, मेरे पास आया, दरवाज़ा घर का नॉक किया, तो मैं बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी थी। तो उस वक़्त 17-18 साल का, तो उस वक़्त 23-24 साल का था। तो मुझे उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा यार मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा जी मैं वही हूँ जिसने आपने मेरा दाखिला करवाया था और मेरा दाखिला भी हो गया, मेरी ग्रेजुएशन भी कर ली और फिर मैं इस वक्त मुलाजमत में भी हूँ। फिर उसने मुझे मिठाई का डब्बा दिया घर पे। तो फिर मैंने वही लफ्ज़ कहे, मैंने उस पर अफसाना लिखा। और ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो मैं अंदर अकेला जाके बैठा, काफ़ी देर सोचता रहा कि मैंने देखिए लोगों के लिए तो कुछ किया, इसी तरह और भी बड़े लोगों के लिए शायद किया हो। तो मैं सोचता रहा, काफ़ी देर सोचता रहा कि मेरी अपने बेटे की मुलाजमत नहीं है, तो मैंने लोगों की तो चलो जितना मैं कर सका हूँ, तो उसको फिर मैंने अफसाने की शक्ल में वो छाया हुआ। इसी तरह एक और लड़का, वो भी सर्दियाँ थी, वो बेच रहा था डोली रोटी। उसे चाबाब सर पे उठाया हुआ था, तो दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसने कहा डोली रोटी डोली रोटी। मैंने उसको बुलाया अपने पास, तो मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा ये वो भी गरीब लड़का। मैंने उससे थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा यार आप क्या करते हैं। उसने कहा मैं जी पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद यही डोली रोटी बेचता हूँ। अब डोली रोटी कितने की होगी, 8 आने की, रुपए की होगी। तो उसने कहा कि जी मेरे छोटे बहन भाई हैं, वालिद साहब मेरे फौत हो गए हैं, तो मैं स्कूल से आके यही बेचता हूँ। मैंने उससे कुछ डोली रोटी ख़रीद ली, अगरचे मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। बहरहाल मैंने दफ्तर के जितना स्टाफ था उसको एक एक बेच दी। मैंने उस पर भी लिखा, उसका जो उन्वान था वो भी डोली रोटी था। वो लोगों ने पढ़ा तो यकीनन उसको पसंद भी किया। लोगों की राय भी आती है कि हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना जब आप लिख रहे होते हैं तो लोगों की राय भी, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये झूठी कहानियां होती हैं अफसाने। असल में अफसाना सच्ची कहानी होती है, सच्ची बात होती है। जो मुतस्सर कोई होता है, अगर कोई मुतस्सर होने है तो वो उसको अफसाने की शक्ल में दे देता। सही, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप अफसाना लिख रहे हैं तो वो झूठ पे ही होगा। नहीं होगा, आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, कम से कम मैंने जो लिखा है, अगर कोई चीज फर्ज करें, मुझे लोगों ने कहा
कि यार मोहब्बत के अलावा कौन पढ़ता है, इस पे तो मोहब्बत पे ही लिखना है, उसका अंजाम आप बुरा दिखा दें या अच्छा दिखा दें तो लोग वो पढ़ते हैं। मैं कहने यार वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वो आज भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने बाकी मामलात को उठाया, हमारे जो समाजी मसाइल थे, हमारे माशरती मसाइल थे, उनको फिर मैंने उठाया अफसाने की शक्ल में। सही, चलिए इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन हमारे साथ मौजूद है ब्लैक रोज़। आपको पता है कि ब्लैक रोज़ जो है वो आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा है। हेयर डाई आपने करना हो, अपने बालों को खूबसूरत बनाना हो, चमकदार बनाना हो, तो आप ब्लैक रोज़ हेयर डाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही लीजिए ब्लैक रोज। आज ही लीजिए ब्लैक रोज। बिल्कुल, उमर जो है वो इतने अंदाज मुझे लग रहा था कि अभी उमर ये पैकेट उठाएगा और भाग जाएगा। ऐसे ही है, मैंने अंदर से सब देख लिया। अच्छा, देख लिया है, ठीक है जी। आपके लिए गिफ्ट लिया है, वजह राहील ने बता दिया है कि आपके लिए गिफ्ट है, कि आपके साथ जाएगा। अच्छा उमर, आपसे जानते हैं कि आप टीचिंग भी कर रहे हो, तो उस हवाले से बताइए कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? म्यूजिक को भी कर रहे हो, टीचिंग भी कर रहे हो। असल में ना आप यूं समझ लीजिए कि ना फ़न बिल्कुल एक अलग तरीका है सीखने सिखाने का, और जो हमारे यहाँ पर निसाब है उसमें पढ़ने पढ़ाने का अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी खुशनसीबी बस यही है कि मेरा ताल्लुक लिटरेचर से है, जिसका ताल्लुक बैक वक्त मतलब माशरे के साथ भी है, एहसासात के साथ भी है, जज्बात के साथ भी है, और आपके मतलब जो दुनिया में हो रहा है सब चीज़ों के साथ लिटरेचर का ताल्लुक। तो इस हवाले से बच्चों के जो असल में ना मुझे बच्चों के साथ मज़ा इस वजह से आता है कि ना बच्चों के साथ रहते हुए ना आप ना कभी उस तरह से बूढ़े नहीं होते। आपका अंदर का बच्चा हमेशा हरकतें देखते हो, आपका दिल करता है आप भी वैसे ही होते हो। हाँ, हम भी वैसे ही थे, कभी हम वैसे करते थे। तो ना इस तरह से आप काफी सारा वक्त गुजर जाता है। और ये टीचिंग इस तरह से चलती है, और जिस तरह से मेरा सब्जेक्ट भी उर्दू है और शायरी का भी ताल्लुक है मौसीकी के साथ। बिल्कुल। और इवन मेरा जो एमफिल का मकाला जिसे हम थीसिस कहते हैं वो भी उर्दू में इल्मी मौसीकी के हवाले से मुंतखब कुतुब का तनकीद और तहकीकी जायजा है। मतलब उसमें भी मैंने इल्मे मौसीकी को घुसा दिया है अपनी पढ़ाई के अंदर भी, कि वहां से निकलूं ना बाहर। सही। और जहां तक सर बात कर रहे थे अफसाने की, बहुत शानदार बात कर रहे थे। मैं अफसाने में सर एक बात ऐड करना चाहता हूं। असल में मैं बताता हूं अफसाना क्या है, जहां तक मेरी अकल है, जो हमें उस्तादों ने बताया है। पहले ना बड़ी बड़ी दास्तानें हुआ करती थी, अब लोगों का टेम्परामेंट नहीं है, फिर लोगों ने शॉर्ट करके उसे नॉवल किया, उसकी प्लॉटिंग छोटी हुई। आप ड्रामा करते रहिए, आपको पता है प्लॉटिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। नॉवल से छोटा करके नॉवलेट, और उसके बाद अफसाना आया है। मतलब मुख्तसर करके चंद किरदारों में कोई माशरती बिगाड़ है, कोई मोहब्बत का पहलू है, उसे मुख्तसर अंदाज में बयान कर देना अफसाना है, जो एक आप एक वक्त में बैठकर उसको पढ़ सके। 20 ओवर का मैच हो गया। इन सॉन्ग्स की भी अपनी एक मैं कहते हैं ना एक फीलिंग्स आपको कहीं और ही ले जाती हैं, ऐसे ना शायरी ऐसी है। हमारे गानों में और हमारी जितने भी अदब फनून लतीफ़ा के अंदर चीजें हैं, उसमें दो ही चीजें तो अहम है, या मजाक, या तरबिया, या फिर संजीदगी। मतलब आप आराम से गम की तरफ चले जाते हैं। एक तो गहमा गहमी का ऐसा दौर है कि हमारे लिए गम नजदीक है, खुशी दूर है। हमें हंसने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हम रोने धोने फौरन लग जाते हैं। ये फर्क है। बिल्कुल। सर आपको म्यूजिक से कितना लगाव है? हाँ, अभी इन्होंने बात की तो मुझे याद आ रहा था कि ये जो अदब से ताल्लुक रखने वाला शख्स होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हंसना कम होता है, उसमें रोने की आदत ज़्यादा होती है। उसको लिखना आता है, वो यानी अदीब होता है, शायर बन सकता है, अफसाना निगार हो सकता है। उसमें एक मौसीकी की हिस्स भी होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं 70 में जब मुल्तान में था तो मुझे गाने का बड़ा शौक था। तो मैं उस वक्त रेडियो स्टेशन ये कायम हुआ था, तो मैं सीधा रेडियो स्टेशन चला गया। तो मैंने कहा कि जी मुझे गाने का शौक है। वो मुझे अंदर ले गए, वो एक जो उनका स्टूडियो था ना, मुझे अंदर ले गए। तो उन्होंने कहा कि आप गाएं, जो मुझे याद था। मैंने गाना शुरू किया। तो मुझे इसका शौक मौसीकी के साथ ना, किसी साज के साथ मैं नहीं गा सकता था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। अब मुझे नाम याद नहीं है, को अच्छा आदमी था, उसने मुझे ऑफर की कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर आप हमें टाइम दें तो हम आपको सिखाना शुरू करेंगे इसके साथ मौसीकी और इसके आलात जो है ना, उसके साथ आप गाएं। उन्होंने शुरू तो किया, अब मेरी जो तान थी वो तो उनसे मुख्तलिफ जा रही थी ना, मुझे पता नहीं था।
तो मुझे इसका भी शौक रहा, लेकिन फिर उसको मैं जारी ना रख सका। अभी हम वो बाथरूम सिंगर अपने आप को कह सकते हैं। अभी तक बाथरूम से स्टूडियो तक गए। हाँ, बिल्कुल गया हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, पढ़ाई थी, तालीम के लिए कि मैं वहाँ टाइम दूँ और मैं सीखूँ कि कैसे किसके साथ, यानी ये जो आप बजा रहे हैं या हारमोनियम और बाकी चीजें। तो फिर गिटार भी एक वैसे जाहिर सी बात है, ये जितने भी गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया और बहुत सारे, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, उमर तो माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, सीखे हुए हैं बहुत सारी चीजें, तो ये भी एक आर्ट है, इसको भी हर बंदा जो है वो नहीं कंटिन्यू। अच्छा, कुछ जिनकी आवाज बहुत अच्छी होती है शायद वो इतना अच्छा गिटार नहीं बजा सकते, ऐसा है? गाने का ताल्लुक ना रिदम, असल में सबसे चीज अहम है रिदम। जिस तरह अभी सर बता रहे थे ना स्टोरी, तो मुझे एक चीज ये भी, जिस आदमी के अंदर रिदम है, एक्टिंग के अंदर भी 1 2 3 4 के बाद शुरू होता है, उसी तरह से हमारी ताल के बाद भी यूं ही शुरू होता है। तो अगर वो किसी के अंदर नहीं है, वो कहते हैं ना शायर या फनकार कोई होता है या नहीं होता, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ। तो उसी तरह से है, आपके अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आएगा, अगर आपके अंदर जुनून और पैशन है। आजकल हमारे यहाँ पे ना रुख ये हो गया है कि ना उन्हें लगता है कि फैसिनेटिंग है, जारी बात है, लड़के प्ले करेंगे तो इर्द गिर्द काफी सारी महिलाएं और खातीन और हजरात भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये फैसिनेटिंग है। मेरा ये मानना है कि म्यूजिक या कोई भी फन होता है ना, आपकी जात के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपकी जात के साथ नहीं जुड़ा हुआ, दूसरा नहीं जुड़ेगा आपके साथ। आप जितनी मर्जी चीखें मार लो, आप जितना मर्जी लिख लें, वो तासीर, वो सोजो गुदाज पैदा ही नहीं होना। जाहिर बात है, आप म्यूजिक को कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा है, तो जब आप म्यूजिक में जाते हैं और जब आप गा रहे होते हैं तो फिर आप अपनी, मेरे ख्याल में वो फीलिंग्स, इमोशंस, वो अपनी सारी रूह से ही कर रहे होते हैं, तो फिर वो लोगों तक भी पहुंचती हुई नजर भी आती है आपको। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम सेकंड वीसी मतलब एक जगह थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे मैं, मेरे एक दोस्त रोमान है और साथ में एक महफूज दोस्त थे, हम वहाँ पे इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए गए हुए थे कि पीस बिल्डिंग में म्यूजिक का ताल्लुक क्या है। तो हमने वहाँ पर यह बताया कि ना, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज़ में आजकल के बच्चों का, जब आप म्यूजिक करते हैं तो बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़े की चीजें कम पैदा होती हैं, क्योंकि वो इसी में ही मजे, धुन में और हिल रहे और बैठे हुए मजे से, मतलब सुन करता है आपको किसी न किसी सूरत में, आप दूसरी चीजों में नहीं पड़ते। ये अच्छी चीज है, इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, फन की, नसर की होनी चाहिए, शायरी की होनी चाहिए। इन चीजों की तरफ उस तरह से हमारी तवज्जो नहीं है जिस तरह की हमारे बड़ों की थी। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह बात कर रहे थे अभी, जिस तरह अदब को और हमारी सकाफत को किस तरह फ़रोग़ मिलना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरह हम अपनी यंग जनरेशन को इस तरफ ला सकते हैं? देखिए जी, आज से अगर 20-30 साल पहले आप देखेंगे तो मुशायरे होते थे, अदब की नशिस्तें होती थी, और नहीं तो कम से कम घरों में 8, 10, 15 आदमी बैठ के ना एक अफसाना सुनाता था, एक गज़ल सुनाता था, एक नज़म सुनाता था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। फिर ये सोशल मीडिया का दौर आ गया, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपना गाना चला लेता है। यानी वो जो बैठने की एक रस्म थी या एक बैठने का एक सलीका हुआ करता था कि लोग बैठ के कुछ चीज़ सुना लें, वो अब नहीं रही। मुशायरे देखिए आप ख़त्म हो गए। मुझे याद है डेरा गाजी खां में जब अच्छे डिप्टी कमिश्नर आए ना, तो उन्होंने बहुत बड़े मुशायरे करवाए। इसी तरह डेरा मुल्तान में बहुत बड़े मुशायरे, यहाँ पे अहमद रदीम कासमी, एहसान दानिश, ये सब लोगों को मैंने देखा, उनकी महफिलों में मैं शरीक हुआ। तो वो वक्त नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बल्कि के हालात कुछ ऐसे हुए कि लोगों को इकट्ठे होने पे और मसाइल पैदा हो गए कि जी इकट्ठे भी नहीं होना, असम्बलियाँ तक बंद हो गई स्कूलों में, कॉलेजों में। तो लेकिन अभी भी वक्त है कि बच्चों को जिसको शौक़ है वो खुद ब खुद आएंगे। कोई महफिल रख ले, कोई बंदा रख ले जो अदब से दिलचस्पी रखता है, उसको शौक़ है, तो अपने घर में अगर महफिल रख ले तो मेरे ख्याल में 15-20 आदमी आ जाएंगे। बच्चे जिसको शौक़ होगा वो लिखना शुरू कर देगा, कोई मुसव्वरी है, देखिए ये सारी चीज़ें उस अदब वाले शख्स में शामिल होगी। फ़नून लतीफ़ा में अदब भी आता है, शायरी भी आती है, अफसाना भी आता है, कालम निगाह, ये सब कुछ उसमें आ जाता है, मौसीकी आ जाती है, उसको तस्वीर बनानी आ जाती है, सब कुछ उसमें होता है एक ही आदमी। तो लेकिन एक्टिविटीज होनी चाहिए जो नहीं रही। अब वो बंदा अकेला कमरे में बैठ के, वो यूट्यूब चैनल उसका चल रहा है तो वो अकेला बैठ के अपनी वीडियो बना रहा है और उसको फिर उसकी एडिटिंग करके उसने लोगों तक भेज दिया। यानी वो चीज़ें नहीं है जो बैठ के मिल के। वो मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि उनकी एक तहरीर है कि
रोना भी हो ना तो मिल के रोया जाए, उसका अपना मजा है। यानी अकेले बैठ के रोने से मिल के जो रोना होता है ना, उसका भी अपना एक मजा होता है। तो फिर अगर खुशी की बात हो तो सब मिल के अगर बैठे हो तो यकीनन वो दोबाला हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, मैं इसमें आसमा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सर आप भी इसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए फ़नून लतीफ़ा में ना मौसीकी, रक्स और मुसव्वरी किसी हद तक डिजिटलाइज होने के बाद ना इसका ना एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा है। आपको नहीं लगता कि अदीबों को भी डिजिटलाइज चीज़ों की तरह कोई ना कोई ऐसा वतीरा इख्तियार करना चाहिए या चाहिए था कि वो उस तरह से चीज़ें आगे जाती? बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे लाजमी। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी उमर ने क्वेश्चन किया था बड़ा ही अदब से रिलेटेड। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अदब के हवाले से जैसे ये अभी बात कर रहे थे कि बच्चों को इसका शऊर आगे ही देनी चाहिए, उनको महफिलों में लेके जाना चाहिए। अगर उनका ज़ौक़ है, शौक़ है कि उसकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बच्चा बात कर रहा है ये बड़े सलीके से कर रहा है, इसको एक गुफ्तगू में इसका भी एक रिदम है, तो इसको लेके जाना चाहिए। वो एक अलग बात है, वो अच्छा कुरान मजीद पढ़ सकता है, वो अच्छी तिलावत कर सकता है, अच्छी नात ख़वानी कर सकता है, तो उसको वहाँ तक एक दफ़ा आप छोड़ के तो आए ना। देखें वो अफसाना निगार बन सकता है, कालम निगार बन सकता है, क्या बन सकता है। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ लगा दिया है कि ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये बहुत बड़ा अफसर बन जाए, ब्यूरोक्रेट बन जाए, तो हम अपने बच्चों को भी उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सर जिस तरह आप में लिखने का शौक है, इस तरह आपके बच्चों में नहीं भी है? बिल्कुल नहीं है। एक मेरा बेटा इंजीनियर है, एक मेरा बेटा डॉक्टर है। हाँ। तो वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि चलो इसमें ये हो कि इन्हें को गाने का शौक हो, चलो मुझे मैट्रिक तक एक अच्छा मैं नात ख़वानी कर लेता था, अच्छी गजल गा लेता था, तो क्या उनमें वो भी नहीं है उसमें? अच्छा हाँ? बच्चों में नहीं है? बच्चों भी नहीं है। हाँ, तो ताकि उनको मैं किसी जगह पे लेके जाता या मैं उनकी खुद थोड़ा बहुत मुझे पता चल जाता ना कि ये अच्छा खुशगुलू है, तो मैं उसको उसी हिसाब में घर में भी कभी इत्तेफाक हुआ है कि अपने बच्चों के साथ या बेगम के साथ कभी इस तरह? हाँ हाँ, कि उनको शायरी सुना दी, उनको अपने सारे सुना दिए? उस वक्त की बात है ना। हाँ। जब आवाज़ अच्छी थी, यानी अब तो नहीं है ना कि मैं गा सकूं या मैं अलबत्ता कि अफसाने के बाज़ बहुत खूबसूरत जो बड़े हार्ट टचिंग होते हैं, कोई एक आध फिक्रा या तो वो शेयर कर लेते हैं, बच्चों को अपने तजुर्बात से आगाही देते हैं कि बेटे ऐसे लोग हैं, इनसे ऐसे डील करना है, अच्छी गुफ्तगू करनी है। जब आप बस में जा रहे हैं लाहौर, तो आपकी जो गुफ्तगू है वो साथ वाले को इतनी मुतासर करनी चाहिए कि पता चले कि ये किसी अच्छे ख़ानदान का बेटा है, कि अच्छे किसी बाप का बेटा है, अच्छे वालिदैन का बेटा है। तो ये पारल नेचर में होता है, तबीयत में होता है। हाँ जी, मतलब फैमिली में पेरेंट्स तो यही चाह रहे होते हैं कि बच्चों को जितना सिखा सकें, जितनी उनकी अच्छी तरबियत कर सकें वो करनी भी चाहिए। और इसके साथ ही उमर से भी उमर की तो आपका भी वैसे अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप भी बहुत ज़्यादा जैसे शेर व शायरी में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, और उसके हवाले से भी बताइएगा। असल में कभी लिखने का भी इत्तेफाक हुआ है? मैं आपको सच बताऊंगा, देखिए सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ। अहमद नदीम कासमी साहब का ही शेर है, शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। मतलब उतना ही पेचीदा अमल है शेर को लिखना जितना एक पेचीदा अमल इंसान के बनने का है। तो शेर लिखने की बहुत बार कोशिश की है, जो पुराने लिखे थे उनको फाड़ के फेंक दिया है और एक आधा कभी लिखा होगा पुराना शेर उठ के खुद ही ऐसी आ गई हो। असल में ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं कंपोज बहुत आसानी से कर सकता हूँ मौसीकी को, लेकिन शेर लिखने में बहुत मतलब आपको पता नहीं किस कैफियत में जाना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता होगा। ये बड़ी गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। गॉड गिफ्टेड के अलावा इसकी ना कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं आसमा। अच्छा, फिर एक कहते हैं आमद होती है। हाँ, इसकी एक आमद होती है। और वो आप वो हर बंदे को नहीं हो सकती। मैं कहूँगी मुझे आमद हो जाए तो हर वक्त नहीं होती, हर वक्त नहीं। मुझे बैठे बैठे कंपोजिशन की आमद हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर अभी खुदा ताला ने कोई शेर वारिद नहीं किया। जब होगा तो वो भी जरूर लिखेंगे। अच्छा, ये जो लास्ट में तुमने गाने का अंतरा इसे बोलेंगे? अस्थाई बोलेंगे। अच्छा, मैं भी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक रोज हमारे साथ एक सिंगर होता है तो मुझे सीखने का मौका मिल रहा है कि कुछ अस्थाई अंतरा क्या होता है। अस्थाई अंतरा क्या होता है, तो वो हम देखते हैं लेजेंड हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब, और उनके आज भी सॉन्ग सुन के नए हैं, आप
आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने सुना है, अभी पहली बार ही ये न्यू अभी आया है आलमगीर फन होता ही यही है कि आप जब सुने आपको लगे ये आज का है, आज का है। कल वाले सुने उन्हें लगे ये आज का है, पिछले वाले सुनते होंगे वो भी आज का। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। फनकार ऐसे कम है अब ना जिनको सुनकर ऐसा लगे। शायरी में भी ऐसा ही है, मुसव्वरी में भी ऐसा ही है। बस नई जिहाद खुलती जाती हैं, गालिब के ऊपर शरें अभी तक लिखी जा रही हैं, लोगों को समझ आ रहा है अभी तक, तो इस तरह से चल रही है। कभी घर में भी बेगम को गुनगुना के ऐसे मनाया हो, कभी वो रूठ गई हो? ये तो अब रूठती है वैसे? नहीं, ये तो अब पुरानी बातें हो गई है ना। इसमें क्या तो यकीनन यानी आप वो कहती है आप रूठना बनाना कैसा? तो उस वक्त जब नई नई शादी हुई तो यकीनन उस वक्त गा भी लेते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, मनाते थे कि वैसे क्यों नहीं, ये तो साथ साथ तो क्या कोई फिल्मी सीन घर में बनता था या नहीं ऐसे? बस अब तो पुरानी बातें हो गई। अब तो इसमें क्या इसका जिक्र करना भी वो देख रही होंगी पुरानी बात। यकीनन लेकिन वो मेरी साथी है जिंदगी की और मुझे 38 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो बस ऐसा ही है कि मैंने एक ही शौक है, अब इस वक्त कालम निगारी वाला ही शौक है। अब अफसाने की मेरी एक किताब आ रही है, जो मैंने अफसाने नवाए वक्त में लिखे ना, उसको अब मुंतखब करके उसकी एक अनकरीब वो किताब आएगी मार्केट में इंशाल्लाह, वो भी लोग पसंद करेंगे। ये मेरी आप देखें ना कि मैंने 84 में नौकरी शुरू की, मुलाजमत में आया, पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने इम्तिहान पास किया, फिर मैं बतौर डायरेक्टर लेबर रिटायर हुआ। तो ये एक कम से कम 35-36 साल का ये अरसा बनता है। तो अभी आप पूछ रही थी कि लेबर डिपार्टमेंट का क्या किरदार क्या है बुनियादी तौर पे, उस पर भी थोड़ा सा। तो जैसे कि नाम से है कि लेबर डिपार्टमेंट, तो लेबर डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पे लेबर क्लास की जो वेलफेयर होती है ना, उसके लिए काम करता है। यानी मजदूर को तनख्वाह मिलनी चाहिए, मजदूर को औकात कार के मुताबिक तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर वो काम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको ओवर टाइम दिलवाया जाए, अगर उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है तो उनको लेबर कोर्ट की अदालतें होती हैं उसमें। इन सारी चीज़ों के बावजूद देखें, मैंने इतना वक्त निकाला कि डेरा गाजी खां से वाहिद मैं आदमी हूँ जिसने 22 साल से कालम लिखा है। मेरे ख्याल में वहाँ और कोई भी बंदा नहीं है। अच्छा, ये बात आ गई कि लेबर्स को आज भी उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जा रहा। वो कहते हैं ना कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जो है उसको अदायगी कर दी लेकिन जाए। ये तो देखो नहीं, पसीना खुश्क होने वाली बात तो लेकिन यहाँ तो नहीं, अब पुरानी यकीनन बात है। अब वेजेस होते हैं महीने के बाद दिए जाते हैं। एक चीज़ हो गई ना नए हालात में कि बजाय रोज की रोज उसको उजरत दे दी जाए, तो अब महाना हो गया है। अब तुम वही की बात कर रही हूँ कि महाना पे भी सर कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल हमें देखने में आते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट एक मुकर्रर कर देती है कि जी 20,000 महीना है। हाँ, अगर ओवर टाइम होगा तो उसको ओवर टाइम ज्यादा मिलेगा, उसको डबल मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से डिपार्टमेंट भी शायद उस तरह अमल दरामद नहीं करा सका। बड़े लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप क्या समझते हैं, मामूली आदमी तो नहीं होते ना, बड़े बड़े लोग होते हैं। एक कंप्लेंट करते हैं और लेबर अफसर या जो लेबर डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो फौरी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं कि कोशिश है वो भी कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि लेबर डिपार्टमेंट में मजदूर को ही खुश करना है, इसका काम लेबर डिपार्टमेंट का है कि आजिर अजीर दोनों को आपस में बिठा के यूनियन साजी करके वो अपने हक को देखें, अपने हकूक़ व फ़राइज़ को समझते हुए, ताकि प्रोडक्शन जो है मुल्क के लिए वो उनकी बेहतर हो सके। ये दोनों तरफ उनका काम होता है। इधर मसाइलों में तो हम बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज तक हम हल नहीं कर सके। तो आज भी वही बात आ जाती है कि चाहे लेबर हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, उनको उनका जो राइट है वो नहीं मिलता। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। आज भी मैंने देखा है कि यानी अब किसी महकमे में चले जाए, ड्राइविंग लाइसेंस है, हर महकमे में आपको मसाइल नजर आएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप चले जाएं। मुझे कल परसों मेरा अपना ही ड्राइवर था, उसने लाइसेंस बनवाना था डेरा गाजी खां में। तो वो डेरा गाजी खां में क्या, पहले तो बाहर बंदे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जितने पैसे दे दो तो बन जाएगा जी। मैंने दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा भेजा। अब वहाँ पे सूरत हाल ये होती है, पहले इशारे वगैरह वो पास कर गया, उसके बाद एक ऐसी पुरानी गाड़ी पे वहाँ खड़ी है ना कि उस पे आपने इम्तिहान देना है। वो इम्तिहान है, वो इम्तिहान है। एक पुरानी गाड़ी, पुराना छकड़ा वहाँ पे खड़ा कर दिया है, वो किराए पे लाते हैं, कहते हैं जी आप इस पे आपने इस तरह बैक होना है, इस तरह आगे जाना है। तो मकसद ये है कि हर जगह पे सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल होना चाहिए, चीजों को बेहतर होने की जरूरत है।
अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? आप हमारे शो में आए हैं आज। मैं आखिर में सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी के ऐसे समझ लें कि आखिरी जो है कब तक ज़िंदगी है, ये मेरा शौक़ है कि मैंने कालम लिखना है, अफसाना मैं लिख रहा हूँ, शायरी मुशायरों में जाता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिले वहाँ खूब मुझे अच्छा लगता है, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे शोरा में बैठना, अदीबों के साथ बैठना। तो जैसे ये अब भाई गा रहे हैं तो इनसे मुलाकात करूंगा, इनके साथ बैठूंगा। मुझे लगता है सिंगिंग सीखने हाँ, नहीं सीखना नहीं, अब सीखना तो नहीं आया, अब मैं सीख नहीं सकूँ, लेकिन सुनना तो है ना, वो मेरे अंदर तो है कि मैं अच्छी मौसीकी सुनूं, अच्छी गायकी सुनूं, अच्छी आवाज़ सुनूं। फिर मैंने अब ये फैसला किया है कि देखिए जी मैं बाहर ज़्यादा अब इस तरह जा नहीं सकते, तो मैंने कुरान मजीद को शुरू किया है कि कुरान मजीद को मैं तर्जमे के साथ पढूं। मैंने आज तक हमने सिर्फ कुरान मजीद को चूम के रख देते हैं, हमें ये नहीं पता कि कुरान जो किताब अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, इसमें है क्या, मैसेज क्या है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैंने एक नहीं बल्कि मैंने 2-3 तफसीरें लेके उसको पढ़ना शुरू किया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। उमर, कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे अहम बात जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि जो कोविड का दौर गुजरा है उसके बाद मैं भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि इस दुनिया के अंदर मतलब कदूरतें जो है लोगों के हवाले से, अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ हंसें खेलें और कदूरतें कम करें। बात नहीं कर सकते ना करें, लेकिन दिल में कीना वगैरह सब निकाल दें। अच्छे से अगर जिंदगी गुजारनी है तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका उमर सर, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।